तो आइए दोस्तों, मेरे साथ में आज आप लोग हेडिंग डाल दीजिए, नया चैप्टर डायरेक्ट मटेरियल्स। अच्छा बच्चों, आप लोग जानते हैं बेटा, डायरेक्ट मटेरियल का मतलब होता है वो रॉ मटेरियल जो प्रोडक्ट का पार्ट बन जाता है, जो प्रोडक्ट के अंदर लगता है। ऐसे रॉ मटेरियल को हम लोग डायरेक्ट मटेरियल बोलते हैं। जैसे शर्ट के अंदर कपड़ा लग रहा है, धागा लग रहा है, बटन लग रहे हैं, ये शर्ट के अंदर लग रहा है, तो ये डायरेक्ट मटेरियल है। फर्नीचर में लकड़ी लग रही है, फेविकॉल लग रहा है, कीलें लग रही है, माइका लग रही है, ये सब फर्नीचर के अंदर लग रहा है, तो ये सब डायरेक्ट मटेरियल है। ठीक है बेटा, मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे बेटा, अगर मान लीजिए आप रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, तो रेस्टोरेंट में जाकर के आप क्या खरीदते हो? खाना, फूड। तो आपके फूड के अंदर मान लीजिए आपने सब्जी मंगवाई, तो सब्जी में ऑयल जा रहा है, सब्जी में जो वेजिटेबल है वो जा रही है, क्रीम जा रही है, मसाले जा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ये सब चीजें उस वेजिटेबल के अंदर जा रहा है, वो सब डायरेक्ट मटेरियल है। बेटा बहुत सिंपल सा लॉजिक है, अगर कोई भी रॉ मटेरियल प्रोडक्ट के अंदर जा रहा है तो वो मटेरियल डायरेक्ट मटेरियल है। क्लियर है बात बेटा? क्लियर है बात? पक्की बात? अच्छा एक बात मुझे बताओ, मिठाई बनाते हैं कैसे? मावा और चीनी मिला के। तो मावा और चीनी दोनों कहां जा रहे हैं? मिठाई के अंदर, तो ये क्या है? डायरेक्ट मटेरियल। तो वो सारा मटेरियल जो प्रोडक्ट के अंदर जाता है वो डायरेक्ट मटेरियल है। आप ऐसा भी कह सकते हैं वो मटेरियल जिसे हम सीधे कनेक्ट कर सकते हैं प्रोडक्ट के साथ में, मतलब इतना रॉ मटेरियल इस प्रोडक्ट के अंदर गया है, कनेक्ट कर सकते हैं, तो उस मटेरियल को भी क्या बोलते हैं? डायरेक्ट मटेरियल। ये बात मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी बेसिक कॉन्सेप्ट के टाइम पर हमने इसे बहुत गहराई से समझ लिया था। ठीक है, तो आइए बेटा मेरे साथ में लिख दीजिए फटाफट से मीनिंग। और ये मीनिंग अपन सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए लिख रहे हैं, क्योंकि डिस्कशन तो हम लोग ऑलरेडी बेसिक कॉन्सेप्ट में कर चुके थे। Those raw material cost, those raw material cost which are incurred specifically, which are incurred specifically for production of our product, for production of our product, or in other words, those materials which become part of our product, are called डायरेक्ट मटेरियल। बेटा समझ में आ गया? जैसे शर्ट के अंदर कपड़ा डायरेक्ट मटेरियल है, फर्नीचर में लकड़ी डायरेक्ट मटेरियल है, मिठाई में मावा और चीनी डायरेक्ट मटेरियल है, हाँ कि ना? कोल्ड ड्रिंक में पानी, केमिकल, हाँ वो क्या बोलते हैं, पानी और पेस्टिसाइड्स, हाँ ये सब क्या है? डायरेक्ट मटेरियल। सही बात है? अच्छा चलिए बेटा, समझ में आ रही है बात? बेटा डायरेक्ट मटेरियल के इस चैप्टर में हम आपको जो बात समझाने वाले हैं वो क्या है, सुनो। वैसे भी आप लोग को मालूम है, मैं हमेशा आप लोगों को ये बताता हूं कि दरअसल आपकी जो पढ़ाई है ये बिल्कुल मेडिकल वाली पढ़ाई है, इंजीनियरिंग वाली पढ़ाई है। जैसे मेडिकल में डॉक्टर्स को अलग अलग बीमारियां सिखाते हैं कि भैया ये बीमारी है, इसके ये सिम्टम होंगे, ये इसके लिए दवाइयां, ये इसके लिए केमिकल यूज होंगे, इनका ये साइड इफेक्ट होगा, साइड इफेक्ट को दबाने के लिए ये केमिकल और देने पड़ते हैं, मतलब ये दवाइयां और देनी पड़ती हैं। ठीक है, तो डॉक्टर्स को एक एक बीमारी सिखाते हैं
और वैसे ही हम लोग जब सीए की पढ़ाई करते हैं तो सीए की पढ़ाई में भी हम आपको एक एक टेक्निक सिखाते हैं जिसका इस्तेमाल आपको अपनी असल जिंदगी में जाकर के करना है। मतलब यहां पर मैं आपको कुछ ऐसी बातें सिखाऊंगा जो आपको जीवन में काम में लेनी है। सर किस बारे में? मैं आपको बताऊं, अगर आप एक प्रोडक्शन यूनिट चलाते हो, अगर आप एक बड़ी सारी फैक्ट्री चलाते हो और उसमें प्रोडक्शन में बहुत सारे तरह का रॉ मटेरियल अगर आप इस्तेमाल करते हो तो ऑब्वियस बात है उस रॉ मटेरियल को संभालना भी पड़ेगा। अब संभालना कैसे? कई सारी चीजें हैं। जैसे अगर मैंने आपको किसी फैक्ट्री में इंचार्ज बना दिया, फैक्ट्री का मैनेजर आपको बना दिया, अब आप सबसे पहले जाकर के रॉ मटेरियल संभालोगे। रॉ मटेरियल संभालोगे तो आपके दिमाग में काफी सारे सवाल आएंगे, जैसे कि पहला सवाल आपके दिमाग में आएगा कि यार रॉ मटेरियल खरीदना कितना है। अरे समझो ना, अरे एक बात समझो कि अगर आप दुकान भी खोल के बैठते हो, मान लो आप अगर एक जनरल मर्चेंट की दुकान खोल के बैठते हो, ठीक है, ग्रोसरी की शॉप खोल के बैठते हो, परचूनी की दुकान, तो भी आपको पता है परचूनी की दुकान में हजारों तरह के आइटम है। तेल जो है ना वो भी 15-20 तरह के आते हैं। टूथपेस्ट जो है वो कम से कम 50 कंपनियों की आती है, टूथब्रश कम से कम 50 कंपनियों की आती है, पेन 100 कंपनियों के आते हैं। तुम कौन सी वाली चीज कितनी रखोगे? हाँ कि ना? तो वैसे ही जब आप फैक्ट्री में मैनेजर बनोगे तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा, यार ये रॉ मटेरियल 100 रॉ मटेरियल काम में लेने, ये 100 रॉ मटेरियल खरीदने कितने कितने हैं? अरे कोई हो सकता है 10,000 किलो मंगवाना हो, कोई 5,000 किलो मंगवाना हो, कोई 20,000 किलो मंगवाना हो, तय कैसे करोगे? तो पहले मैं तुमको सिखाऊंगा कि रॉ मटेरियल खरीदना कितना है ये कैसे तय करते हैं। पक्की बात? फिर अपन सीखेंगे खरीदना कब है। अरे भाई एक बात बताओ, रॉ मटेरियल खरीदना है, खरीदना कब है? तुम बोलोगे सर खत्म होने पे खरीदना। अरे बेटा खत्म होने पे खरीदेगा तो तू जब तक खरीदने जाएगा और लेकर आएगा तब तक फैक्ट्री बंद रहेगी क्या? हाँ नहीं ना। इसका मतलब खत्म होने से पहले खरीदना है, लेकिन कब, वो कैसे निकालते हैं वो सीखेंगे। फिर बात आती है कि यार एक बात बताओ कि अगर मैं मैनेजर टाइप का आदमी हूं, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट टाइप का आदमी हूं, तो क्या मैं बैठा बैठा रॉ मटेरियल के ऊपर नजरें गड़ा के रखूंगा, ये रॉ मटेरियल खत्म होने वाला है मंगवाओ, ये रॉ मटेरियल ज्यादा है, ये रॉ मटेरियल कम है? क्या मैं अपनी नजरें उन रॉ मटेरियल्स के ऊपर गड़ा के रखूंगा? नहीं ना, नहीं ना। तो आप मुझे बताइए, क्या मुझे इन्वेंट्री को कंट्रोल करने के लिए कुछ लेवल्स बनाने होंगे? और मैं अपने एम्प्लॉइज को बोल दूंगा देखो भैया इन लेवल्स के बीच में जब तक चल रहा है तब तक मेरे को मत बताना, तब तक सब ठीक है, लेकिन लेवल के इधर उधर होने लगे तो तुरंत आकर के मुझे सूचना देना, क्योंकि वो एबनॉर्मैलिटी है। इसे जानते हो, आपने पढ़ा है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, ठीक है, पढ़ते हैं अपन लोग इसे कि भैया ऊंची पोस्ट का आदमी छोटे छोटे मुद्दों पे ध्यान नहीं देता, वो एबनॉर्मैलिटी के ऊपर ध्यान देता है। वो अपने एम्प्लॉइज को बोल देता है जब भी कुछ एबनॉर्मल हो मेरे को बता देना, जब तक नॉर्मल चल रहा है तब तक मुझे मत बताना। दिस इज कॉल्ड मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। तो अपन वो भी सीखेंगे। ऐसे करके बहुत सारी तकलीफें आती है रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री को मैनेज करने में, और मैं आपको इन्हीं इन्वेंट्रीज को मैनेज करने की ट्रिक सिखाऊंगा इस चैप्टर में। अरे समझा क्या? मतलब देखो मैं आपको बताऊं, इस चैप्टर को नंबर के हिसाब से मत देखो। तुम्हारे दिमाग में एक ही चीज चल रही है, भैया इस चैप्टर से 8 नंबर का सवाल आता है, और मैं तुमको बोल रहा हूं कि कभी भी पढ़ाई के टाइम पर सीए प्रोफेशनल डिग्री में कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये एग्जाम में कितने नंबर का आएगा, बल्कि तुमको ये सोचना चाहिए कि ये टॉपिक तो ऐसा है कि असल जिंदगी में अगर निकल करके मेरे को मेरी फैक्ट्री भी संभालनी पड़ी तो भी मेरे को ये चैप्टर अप्लाई करना पड़ेगा। अरे समझ रहे हो क्या? तो तुम ये ध्यान रखो, तुम्हें ये चैप्टर इसलिए नहीं पढ़ना क्योंकि इसमें से 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा, बल्कि इसलिए पढ़ना है क्योंकि इसमें जो मैं तुम्हें टेक्निक सिखाऊंगा वो तुमको असल जिंदगी में जाके लगानी है। ठीक है? और मजेदार बात बताऊं, ये चैप्टर तुम्हारी मम्मी रोज घर में लगाती है। तुम अपनी मम्मी से पूछ करके देख लो बेसन कितना मंगवाती हो हर महीने, उनको पता है। और चीनी कितनी मंगवाती हो? बेसन 2 किलो मंगवाती है, चीनी 10 किलो मंगवाती है, घी 3 किलो मंगवाती है, उनको सब पता है। इसका मतलब उनको मालूम है कितनी क्वांटिटी किस चीज की मंगवानी है। कोई चीज वेस्ट होती है क्या घर में? नहीं ना। इसका मतलब उनको ये टेक्निक पता है। एक बात मुझे बताओ कि मम्मी खत्म होने से थोड़ा पहले ही सामान मंगवा लेती हैं, इसका मतलब उनको यह भी पता है कब खरीदना है। ठीक है? आपके घर में कभी भी किसी चीज का स्टॉक ना तो ज्यादा होता है ना कम होता है। इसका मतलब मम्मी ने कुछ कंट्रोल लेवल्स तय कर रखे।
अगर तुम्हारे घर में मेड भी काम करती है, तुम्हारे घर में महाराज भी खाना बनाने आते हैं, ठीक है, तो भी तुम्हारी मम्मी ने कुछ नियम बना रखे हैं, उन नियमों से हर चीज कंट्रोल में रहती है। दैट मीन्स शी नोज अबाउट कंट्रोल लेवल्स, हाँ कि ना। तो मेन बात यह है कि ये ऐसी चीजें हैं जो हर जना अपनी जिंदगी में लगा रहा है। हम लोग छोटे छोटे से बच्चों से लेकर के बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस तक इस टेक्निक को लगा रहे हैं, लेकिन हम बाकी लोग लगाते हैं अपने दिमाग से, अंदाजे से, और अपन यहां पे लगाना सीखेंगे कैलकुलेशन से। ठीक, तो ध्यान रखना बेटा, दिस चैप्टर इज नॉट ओनली इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम बट फॉर रियल लाइफ। आइए, इस चैप्टर में दोस्तों मैं आपको सबसे पहला सिखाऊंगा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। बेटा, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब होता है एक बार में कितना रॉ मटेरियल खरीदें, ये कैसे तय होता है। एक बार में कितना रॉ मटेरियल खरीदना है, ये कैसे तय करते हैं, ये सीखेंगे सबसे पहले। फिर दूसरे नंबर पे अपन लोग सीखेंगे रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल का मतलब खरीदना कब है। ऐसा थोड़ी जब मन आएगा तब रॉ मटेरियल खरीद लेंगे। रॉ मटेरियल खरीदना कब है, ये कैसे तय होता है। रॉ मटेरियल खरीदने का टाइमिंग, वो टाइमिंग कैसे डिसाइड होता है, वो सिखाऊंगा। तीसरे नंबर पे मैं सिखाऊंगा इन्वेंट्री कंट्रोल लेवल्स। मतलब भैया हम तो गोडाउन में दिन भर नहीं बैठ सकते हैं, लेकिन बिना दिन भर बैठे भी हम गोडाउन में अपने स्टॉक को कंट्रोल करके रखेंगे। इसके लिए कुछ लेवल तय कर दिए जाते हैं, और वो लेवल कैसे तय होते हैं वो सिखाऊंगा तुमको इन्वेंट्री कंट्रोल लेवल्स में। फिर बेटा चौथे नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड एंड इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड एंड इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। हमारा इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड कितना है और हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या है। सर इसका मतलब क्या था। इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड का मतलब कि भाई तेरे पास जो रॉ मटेरियल का स्टॉक है ये कितने दिन का है, इसे बोलते हैं रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड। जैसे बेटा एक बात समझो, तुम्हारे पास एक रजिस्टर है जिसमें 100 पन्ने हैं, रोजाना अपन 10 पन्ने भरते हैं, तो बेटा तेरा रजिस्टर कितने दिन चलेगा, 10 दिन। बस इसी को बोलते हैं इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड, कि तेरे पास जो स्टॉक है ना वो कितने दिन चलेगा, दैट इज कॉल्ड इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड। रटने वाली कोई बात नहीं है, सिंपल बात है। अच्छा ये क्यों समझते हैं, क्योंकि बेटा जब हम बड़ी परेशानी में होते हैं, बाजार में रॉ मटेरियल मिल नहीं रहा होता, तब हमारी बातचीत यही चल रही होती है, बताना यार अपने पास स्टॉक कितने दिन का है, तो तुम यही तो हिसाब लगा के बताओगे यार अपने पास 5 दिन का स्टॉक बचा है। इसका मतलब अपने को 5 दिन के अंदर अंदर अरेंजमेंट करना है, ठीक है। जैसे मैं आपको बताऊं, बहुत बार ऐसा होता है, जयपुर में पानी कहां से आता है, बीसलपुर से, और वहां पर कई बार न्यूज़पेपर में, जैसे अभी बीसलपुर में पानी नहीं है, तो वहां पर रिपोर्ट आती है कि बीसलपुर में सिर्फ 90 दिन का पानी बचा है। इसका मतलब क्या है, उनका कैलकुलेशन कहती है कि बीसलपुर डैम में जो पानी है वो 90 दिन चलेगा। भाई 90 दिन का स्टॉक है अपने पास, 90 दिन बाद में समस्या हो जाएगी, फिर अपने पास पानी नहीं है अपने पास। तो ये क्या है, होल्डिंग पीरियड। मतलब आपके पास जो स्टॉक है ये कितने दिन चलने वाला है, कितने दिन का स्टॉक है, दैट इज कॉल्ड इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड। ये पढ़ेंगे। फिर बेटा हम लोग सीखेंगे रॉ मटेरियल कॉस्ट कैलकुलेशन। मतलब मैं आपको सिखाऊंगा रॉ मटेरियल की कॉस्ट कैसे निकालते हैं। कई बच्चे बोलते हैं सर इसमें कौन सी बात है। बेटा रॉ मटेरियल की कॉस्ट में बहुत सारी बातें, क्योंकि जब आप रॉ मटेरियल खरीदते हो तो आपका फ्रेट भी लगता है, आपका इंश्योरेंस भी लगता है, लोडिंग अनलोडिंग भी लगता है, जीएसटी भी लगता है, और कभी कभार डब्बों के पैसे भी लगते हैं। जिस डब्बे में रॉ मटेरियल भर के आता है उस डब्बे के भी पैसे लगते हैं, और खाली डब्बा लौटाने पर रिफंड भी मिलता है। तो ऐसी बहुत सारे खर्चे क्योंकि रॉ मटेरियल खरीदते टाइम होते हैं, तो अपने को समझना तो पड़ेगा ना कि रॉ मटेरियल की कॉस्ट कैसे निकालते हैं, वो सीखेंगे। रॉ मटेरियल की कॉस्ट के बाद में फिर मैं आपको सिखाऊंगा
एबीसी सिस्टम ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट। बेटा मैं आपको इन्वेंट्री मैनेजमेंट का एबीसी सिस्टम सिखाऊंगा। सर ये एबीसी सिस्टम ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या होता है? ये कुछ खास नहीं है, ये सिंपल बोलता है भैया रॉ मटेरियल के 3 कैटेगरी बना लो, महंगा, मीडियम, सस्ता। महंगे वाले को संभाल के रखो, मीडियम वाले का ध्यान रखो, सस्ते वाले को मरने दो। ठीक, दैट इज कॉल्ड एबीसी सिस्टम ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट। क्या बोलता है? इन्वेंट्री मैनेजमेंट का एबीसी सिस्टम कहता है रॉ मटेरियल के 3 हिस्से कर लो, महंगे वाले मटेरियल, मीडियम कॉस्ट वाले मटेरियल और सस्ते वाले मटेरियल। महंगे वाले रॉ मटेरियल पे नजरें गड़ा के रखो, उसको बहुत संभाल के रखो, मीडियम कॉस्ट वाले का ध्यान रखो और सस्ते वाले पे ध्यान ही मत दो। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एबीसी सिस्टम ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है लाइफ में, ये सारी ये हर जगह लगता है, ये हर जगह लगता है। वैसे तुमने कभी देखा इंस्टीट्यूट में जब इंस्टीट्यूट वाले बच्चों को पढ़ाते हैं तो वो इंटेलिजेंट वाले बच्चों पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं क्योंकि उनको पता है यही मेरिट लाएगा। ठीक, जो मीडियम लेवल के बच्चे हैं उनको ठीक से पढ़ाते हैं और जो बिल्कुल कचरा बच्चे हैं उनको पता है कि इनको कितना भी पढ़ा लो और कितना भी बोल लो, कितनी भी मेहनत कर लो, ये तो फेल ही होने वाले, तो उनके ऊपर मेहनत नहीं करते। जीवन में ये एबीसी सिस्टम ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट जीवन के हर जगह पे आपको लगता हुआ दिखेगा, ये भी अपन सीखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट रियल लाइफ में ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने वाली चीज है। और इसके बाद में बेटा हम लोग सीखेंगे वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। बेटा आपको ये वाला टॉपिक ऐसा है जो आप लोगों ने पहले फाउंडेशन में पढ़ रखा है, याद है? फीफो, लीफो, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज। तो वो लीफो, फीफो, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज, वो जो इन्वेंट्री वैल्यूएशन के मेथड है वो भी मैं आपको यहां पर सिखाऊंगा। तो बेटा कुल मिलाकर ये 7 टॉपिक अपने को यहां पे पढ़ने हैं। ठीक है, आप लोग बोलेंगे सर चैप्टर सिंपल है कि टफ? तो बेटा लेट मी क्लैरिफाई वन थिंग, दिस चैप्टर इज वेरी की पावर इंफिनिटी सिंपल। ये चैप्टर आसान नहीं है बेटा, ये चैप्टर आसानों का राजा है। इट इज किंग ऑफ इजी चैप्टर्स। मतलब भैया इससे आसान चैप्टर अगर तुम पूरे कोर्स में ढूंढने का प्रयास करोगे तो तुमको नहीं मिलेगा। ये इतना आसान चैप्टर है जिसकी कोई हद नहीं है। तो आप मुझे बताइए अगर ये इतना आसान चैप्टर है तो क्या हम लोग इसे शुरू करें? लेकिन मैंने आपको बेसिक बातें मैंने आपको समझाने का प्रयास किया कि इस चैप्टर को कभी भी ये मान के मत पढ़ना कि इसमें 8 नंबर का सवाल आएगा, बल्कि मैं सच बताऊं ये वो चैप्टर है जो असल जिंदगी में तुम्हारे सबसे ज्यादा काम में आएगा। चाहे तुम खुद का बिजनेस करो, चाहे तुम किसी बड़ी कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पे रहो, लेकिन ये चैप्टर वो चैप्टर है जो असल जिंदगी में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक, आइए दोस्तों मेरे साथ में लिखना शुरू करेंगे टॉपिक 1 और टॉपिक नंबर 1 का हेडिंग डाल दीजिए इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। बेटा ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब होता है एक बार में आप कितना रॉ मटेरियल खरीदते हो। सुना क्या? एक बार में कितना रॉ मटेरियल खरीदते हो, इसे हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं ऑर्डर क्वांटिटी। और एक बार में कितनी क्वांटिटी खरीदें कि हमारी रॉ मटेरियल कॉस्ट कम से कम आए, तो उसे हम लोग बोलेंगे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक मतलब सस्ता, ऑर्डर क्वांटिटी मतलब एक बार में कितना खरीदें। तो एक बार में कितना खरीदें कि हमारी साल भर की रॉ मटेरियल कॉस्ट मिनिमम हो जाए, उसे हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। क्लियर है बात? लिखे फटाफट से। ऑर्डर क्वांटिटी means the quantity of raw material, the quantity of raw material which we purchase
which we purchase at one time, which we purchase at one time। बेटा एक बार में जो क्वांटिटी रॉ मटेरियल की खरीदते हैं उसे बोलते हैं ऑर्डर क्वांटिटी। पक्की बात। when we purchase raw material, when we purchase raw materials, we incur following three expenses। we incur following three expenses। बेटा आप जब रॉ मटेरियल खरीदते हो ना तो आप तीन खर्चे करते हो। सबसे पहला परचेज कॉस्ट। एक बात बताओ, परचेज कॉस्ट माने क्या? मतलब बेटा आप जब रॉ मटेरियल खरीदोगे तो ऑब्वियस बात है आप रॉ मटेरियल के सप्लायर को उसकी कीमत चुकाओगे। हाँ, तो रॉ मटेरियल के सप्लायर को आपने रॉ मटेरियल की जो कीमत चुकाई है उस कीमत को हम लोग बोलते हैं परचेज कॉस्ट। जैसे मान लीजिए मैं रॉ मटेरियल के सप्लायर के पास में गया, मैंने बोला भैया जी, उसने बोला हाँ हाँ। मैंने बोला भैया जी 10,000 किलो रॉ मटेरियल चाहिए। मैंने पूछा कितने का लगाओगे? उसने बोला 10 रुपए का। तो मैंने बोला 10,000 किलो रॉ मटेरियल 10 रुपए का लगाएगा तो भाई कितने का आया? 1 लाख रुपए का। इस 1 लाख रुपए को हम लोग बोलते हैं परचेज कॉस्ट। परचेज कॉस्ट मतलब वो पैसा जो आप रॉ मटेरियल के सप्लायर को देते हो रॉ मटेरियल की कीमत के रूप में, दैट इज कॉल्ड परचेज कॉस्ट। लिखो बेटा, इट मीन्स द कॉस्ट पेबल to raw material supplier, payable to raw material supplier as a consideration। बेटा रॉ मटेरियल की कंसीडरेशन के रूप में आप जो पैसा रॉ मटेरियल के सप्लायर को दे रहे हो दैट इज कॉल्ड परचेज कॉस्ट। इट इंक्लूड्स रिलेटेड टैक्सेस ऑल्सो। बेटा आपको पता है रॉ मटेरियल खरीदोगे तो जीएसटी देना पड़ेगा, तो जो जीएसटी का पैसा है वो भी परचेज कॉस्ट है। क्लियर है बात? अच्छा, नंबर 2 दूसरा खर्चा होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट। बेटा आप समझो, रॉ मटेरियल का ऑर्डर देने से लेकर रॉ मटेरियल का ऑर्डर देने से लेकर रॉ मटेरियल की डिलीवरी फैक्ट्री में पहुंचने तक जितना भी खर्चा लग रहा है वो सब क्या है? ऑर्डरिंग कॉस्ट। वैसे एक बात मुझे लिखनी थी, मैं लिखना भूल गया, थोड़ा सा और नीचे ले लेते हैं। एक बात मुझे बताओ कि आप जितनी ज्यादा क्वांटिटी का ऑर्डर करोगे आपको उतना ही ज्यादा क्वांटिटी डिस्काउंट मिलेगा, और अगर आपको क्वांटिटी डिस्काउंट मिलेगा तो आपकी परचेज कॉस्ट उतनी ही कम हो जाएगी। बोलो जी बोलो फटाफट से, हाँ कि ना? जैसे एक बात मुझे बताओ कि मुझे साल भर में 1 लाख केजी रॉ मटेरियल की आवश्यकता है। प्लीज लिसन केयरफुली, मुझे साल भर में 1 लाख केजी रॉ मटेरियल की आवश्यकता है। अब मेरे पास ऑप्शन है, मैं एक बार में 10,000 किलो खरीद सकता हूं तो साल में 10 बार खरीदना पड़ेगा। 20,000 किलो खरीदूंगा तो साल में 5 बार खरीदना पड़ेगा। 25,000 किलो खरीदूंगा तो साल में 4 बार खरीदना पड़ेगा। 50,000 किलो खरीदूंगा तो ऑब्वियस ही बात है साल में 2 बार खरीदना पड़ेगा। लेकिन अब आप मुझे बताओ, अगर आप दुकानदार के पास जाकर 10,000 किलो मांगोगे तो डिस्काउंट कम देगा, और 20,000 किलो खरीदोगे तो वो डिस्काउंट ज्यादा देगा। हो सकता है वो 10 रुपए की जगह 9 रुपए में देने को तैयार हो जाए। आपने 25,000 किलो खरीदा एक बार में तो वो आपको और सस्ता लगा देगा, 8 रुपए में लगा देगा। अगर आपने 50,000 किलो खरीदा तो वो और सस्ता दे देगा, हो सकता है वो 7 रुपए में दे दे, हाँ कि ना? तो आप मुझे बताइए, आप जितनी ज्यादा क्वांटिटी एक बार में खरीदोगे
रॉ मटेरियल का सप्लायर आपको उतना ही डिस्काउंट ऑफर करेगा, और जितना डिस्काउंट ऑफर करेगा उतनी ही आपकी परचेज कॉस्ट कम हो जाएगी। मतलब परचेज क्वांटिटी, मतलब ऑर्डर क्वांटिटी जितनी ज्यादा होगी, परचेज कॉस्ट आपकी उतनी ही कम होगी। क्यों? क्योंकि आपको डिस्काउंट मिलेगा। क्लियर है बात? हाँ जी बेटा, समझ में आ रही है बात? तो आप मुझे बताइए, मैं यहां पे लिख सकता हूं क्या? इफ वी ऑर्डर हायर क्वांटिटी, if we order higher quantity, we will get higher discount, we will get higher discount from supplier, higher discount from supplier, and our purchase cost will be low। तो बेटा हमारी परचेज कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगी। बेटा ज्यादा क्वांटिटी का ऑर्डर करोगे, ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा, ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा तो परचेज कॉस्ट कम हो जाएगी। अच्छा, ऑर्डरिंग कॉस्ट सुना, मैं भी आपको बता रहा था, ऑर्डर बुक कराने से लेकर डिलीवरी आने तक, फैक्ट्री में रॉ मटेरियल के उतरने तक जितने भी खर्चे लग रहे हैं वो सारे के सारे खर्चे क्या हैं? ऑर्डरिंग कॉस्ट। वो खर्चे क्या है? ऑर्डरिंग कॉस्ट। जैसे ऑर्डर बुक करवाने का खर्चा। बेटा एक बात समझो, अगर मैंने ऑर्डर बुक कराने के लिए फोन किया, तो ऑर्डर बुक कराने के लिए अगर मैं फोन करूंगा तो फोन में 2 रुपए लग गए, ये ऑर्डरिंग कॉस्ट है। उसके बाद में वहां से माल की लोडिंग होगी, ऑर्डरिंग कॉस्ट है। ट्रांसपोर्टेशन लगेगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट है। रास्ते का इंश्योरेंस होगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट है। रास्ते में टूट फूट का नॉर्मल लॉस है, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल वाला नहीं, रास्ते में टूट फूट का नॉर्मल लॉस है, तो वो भी क्या है? ऑर्डरिंग कॉस्ट। फिर मेरे पास आने के बाद अनलोडिंग करवाऊंगा, वो भी क्या है? ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो ऑर्डर बुक कराने से लेकर माल की डिलीवरी, रॉ मटेरियल की डिलीवरी हमारी गोडाउन तक आने तक जितना भी खर्चा लग रहा है वो सारा का सारा क्या है? ऑर्डरिंग कॉस्ट। अब आप लोग मुझे बोलेंगे सर इसका क्या रिलेशनशिप है? मैंने बोला अगर आप ज्यादा क्वांटिटी का ऑर्डर करोगे तो आपको कम बार माल मंगवाना पड़ेगा। अरे भाई 10,000 किलो मंगवाओगे तो साल में 10 बार मंगवाओगे, 20,000 किलो मंगवाओगे एक बार में तो 5 ही बार मंगवाना पड़ेगा, 25,000 किलो मंगवाओगे तो 4 ही बार मंगवाना पड़ेगा, 50,000 किलो मंगवाओगे तो 2 ही बार मंगवाना पड़ेगा। तो ऑब्वियस बात है जितनी ज्यादा क्वांटिटी मंगवाओगे नंबर ऑफ ऑर्डर उतने कम हो जाएंगे, और बेटा नंबर ऑफ ऑर्डर कम हो जाएंगे तो ऑर्डरिंग कॉस्ट भी कम हो जाएगी। मतलब सोचो ना, ज्यादा क्वांटिटी खरीदने से परचेज कॉस्ट भी कम होती है क्योंकि डिस्काउंट मिलता है, और ऑर्डरिंग कॉस्ट भी कम हो जाती है क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्डर कम हो जाते हैं। अरे सोचो ना, जैसे मैं तुमको बताऊं कि मेरे पास एक ट्रक वाला है, मुझे जब भी ये बेंचेस इधर उधर शिफ्ट करवानी होती है तो वो मुझसे एक चक्कर के 1,000 रुपए लेता है। अगर मैं एक बार में 5 बेंचेस मंगवाऊं, ठीक है, मुझे टोटल 50 मंगवानी है, मैं एक बार में 5 बेंचेस मंगवाऊं तो कितने चक्कर लगेंगे? 10। तो मुझे 10 बार के पैसे देने पड़ेंगे। और अगर एक बार में मैं ट्रक में 10 टेबल मंगवा लूं तो कितने चक्कर होंगे? 5। तो मेरे 5 बार के ही पैसे लगेंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो वही पॉइंट यहां पर है, अगर आप ज्यादा क्वांटिटी मंगवाओगे तो साल भर में मंगवाना कम बार पड़ेगा, और जितनी कम बार मंगवाओगे पैसे उतने ही कम लगेंगे तुम्हारे। अरे समझ में आ रहा है क्या? पक्की बात? लिखिए, all the expenses which are incurred from the time of booking of order, to the time of physical delivery
in our godown are called ऑर्डरिंग कॉस्ट। बेटा उन सारे की सारी खर्चों को अपन क्या बोलते हैं? ऑर्डरिंग कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल ऑर्डर बुकिंग कॉस्ट। बेटा ऑर्डर बुक कराने का खर्चा, जो हमारा लोडिंग अनलोडिंग का खर्चा लग रहा है, बेटा जो हमारा लोडिंग अनलोडिंग का खर्चा लग रहा है वो, बेटा जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन लग रहा है, बेटा ट्रक वाला जो पैसे ले रहा है वो ऑक्ट्रॉय। बेटा ऑक्ट्रॉय होते हैं चुंगी, ठीक है, टैक्स होता है लोकल टैक्स, ठीक है। ऑक्ट्रॉय क्या होता है? लोकल टैक्स, ठीक है, ऑक्ट्रॉय। उसके अलावा बेटा हमारा ट्रांजिट इंश्योरेंस, बेटा रास्ते का जो अपन ने इंश्योरेंस करवाया वो नॉर्मल लॉस इन ट्रांजिट। बेटा रास्ते में जो नॉर्मल लॉस है, रास्ते में टूट फूट का जो नॉर्मल वेस्टेज है वो भी क्या है? ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो बेटा ऑर्डर बुक कराने से लेकर रॉ मटेरियल की डिलीवरी गोडाउन में आने तक जितना भी खर्चा लग रहा है वो सब क्या है? ऑर्डरिंग कॉस्ट। अब ध्यान से सुनना मेन बात। इफ वी ऑर्डर a higher quantity if we order a higher quantity, अगर मैं ज्यादा क्वांटिटी का ऑर्डर करूंगा then number of orders during the year will be less। बेटा तो साल भर में जो नंबर ऑफ ऑर्डर्स हैं वो क्या होंगे? कम। बेटा एक बार में 10,000 मंगवाओगे तो 10 ऑर्डर, एक बार में 20,000 मंगवाओगे तो 5 ऑर्डर, तो ऑर्डर कम हो जाएंगे। ड्यू टू विच ऑर्डरिंग कॉस्ट विल ऑल्सो बी लो। तो बेटा हमारी जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो भी क्या हो जाएगी? कम। मतलब एक बात सोचो, अगर आप ज्यादा क्वांटिटी खरीदोगे तो परचेज कॉस्ट भी कम होगी, ऑर्डरिंग कॉस्ट भी कम होगी, ठीक है। अब तीसरा खर्चा होता है रॉ मटेरियल के साथ में कैरिंग कॉस्ट। सर कैरिंग कॉस्ट मतलब? बेटा गोडाउन में रखने का खर्चा। बेटा कैरिंग कॉस्ट मतलब गोडाउन में रखने का खर्चा, गोडाउन में स्टॉक रखने का खर्चा। अब बच्चे बोलते सर गोडाउन में स्टॉक रखने में क्या क्या खर्चा होगा? सबसे पहले गोडाउन के तो सारे खर्चे ही हैं, जैसे गोडाउन का रेंट लगेगा, गोडाउन का इंश्योरेंस लगेगा, स्टोर कीपर की सैलरी लगेगी, ठीक है, जो हमारा स्टोर का बिजली पानी का बिल है वो लगेगा। तो गोडाउन के जो खर्चे हैं वो तो है ही, ठीक है। उसके अलावा एक बात मुझे बताओ, अगर रॉ मटेरियल गोडाउन के अंदर रखोगे तो क्या गोडाउन के अंदर रॉ मटेरियल की टूट फूट भी होगी? तो गोडाउन की स्टोरेज में, स्टोरेज के दौरान कुछ रॉ मटेरियल तो पक्का टूटता फूटता है, तो वो जो स्टोरेज के अंदर नॉर्मल लॉस है क्या वो भी कैरिंग कॉस्ट है? क्या वो भी रॉ मटेरियल स्टोर करने के लिए ही भुगत रहे अपन? हाँ कि ना? बेटा अपने को पता है गोडाउन में रॉ मटेरियल रखेंगे तो थोड़ी बहुत टूट फूट तो होगी, पर वो टूट फूट का नुकसान अपन क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं? स्टॉक रखने के लिए ही तो बर्दाश्त कर रहे हैं, तो वो भी क्या है? कैरिंग कॉस्ट। उसके अलावा आप मुझे बताओ, अगर आप गोडाउन के अंदर रॉ मटेरियल का स्टॉक रखोगे तो जो रॉ मटेरियल का स्टॉक गोडाउन में रखा है उस पर कैपिटल भी तो इन्वॉल्व है, उसमें आपकी कैपिटल भी तो अटकी हुई है। अगर आपके गोडाउन के अंदर 10 लाख रुपए का रॉ मटेरियल भरा हुआ है तो आपने 10 लाख रुपए की कैपिटल भी तो उलझी पड़ी है, तो उस कैपिटल पे ब्याज का नुकसान भी तो हो रहा है, तो वो जो ब्याज का नुकसान है वो भी क्या है?
कैरिंग कॉस्ट, वो भी स्टोरेज कॉस्ट है। बेटा बात समझ में आ रही है? तो कुल मिलाकर रॉ मटेरियल को अपने गोडाउन में रखने के लिए जितना भी पैसा खर्च हो रहा है वो सब कैरिंग कॉस्ट है। लिखिए, all the expenses which are incurred, बेटा बातचीत नहीं, all the expenses which are incurred for storage of raw material, for storage of raw material in godown until they are consumed, for production are called carrying cost। अरे समझा क्या बेटा? रॉ मटेरियल को गोडाउन में रखना पड़ेगा जब तक वो प्रोडक्शन के लिए खर्च ना हो जाए। तो भैया ये स्टोरेज के लिए जितना भी पैसा खर्च हो रहा है ये सब क्या है? कैरिंग कॉस्ट। दिस कैरिंग कॉस्ट विल इंक्लूड, बेटा ये जो आपकी कैरिंग कॉस्ट है ना, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? सबसे पहला गोडाउन के सारे खर्चे तो इंक्लूड होंगे ही। सर गोडाउन के सारे खर्चे मतलब गोडाउन का रेंट, गोडाउन की सैलरी, गोडाउन की इलेक्ट्रिसिटी, गोडाउन का इंश्योरेंस एटसेट्रा। ठीक है बेटा, आप मुझे बताओ गोडाउन का जितना भी खर्चा लग रहा है वो सब स्टोरेज कॉस्ट ही तो है? बोलो ना बेटा। नंबर 2, नॉर्मल लॉस इन गोडाउन, नॉर्मल लॉस ऑफ रॉ मटेरियल इन गोडाउन। बेटा गोडाउन के अंदर जितना भी रॉ मटेरियल का नुकसान हो रहा है वो सब, अब आप मुझे बोलोगे सर ये नुकसान किस किस तरीके से हो सकता है? सुनो, बाय वे ऑफ, अब बेटा ये नुकसान कैसे हो सकता है? ब्रेकेज, बेटा रॉ मटेरियल टूट जाए। दूसरा ऑब्सोलेसेंस, ऑब्सोलेसेंस का मतलब होता है ऑब्सोलीट हो जाना, आउट ऑफ फैशन हो जाना। बेटा हम लोग रॉ मटेरियल का बहुत सारा स्टॉक अपने गोडाउन में रखते हैं, लेकिन कई रॉ मटेरियल पुराने हो जाते हैं और हम उन्हें इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं, तो वो भी तो नुकसान है। तो रॉ मटेरियल टूट जाएगा वो भी नुकसान है, पुराना होकर बेकार हो जाएगा वो भी नुकसान है। और ध्यान रखना अगर ये नॉर्मल लॉस है तो ये भी स्टोरेज कॉस्ट माना जाएगा, कैरिंग कॉस्ट माना जाएगा। अच्छा, इसके अलावा आप मुझे बताओ लॉस ऑफ इंटरेस्ट ऑन इन्वेंट्री। बेटा ऑब्वियस ही बात है, अगर आप गोडाउन में 10 लाख रुपए का माल रखोगे तो आपकी 10 लाख रुपए की कैपिटल आपके स्टॉक में उलझी रहेगी, और 10 लाख रुपए की कैपिटल अगर आपके स्टॉक में उलझी हुई है, इसका मतलब हर साल 10 लाख रुपए पे ब्याज का नुकसान भी आपको झेलना पड़ेगा। बेटा आप मुझे बताओ कि अगर मैंने एक बिजनेस शुरू किया और मैंने क्या किया, बिजनेस के अंदर 50 लाख रुपए का स्टॉक रख लिया, तो यार ये 50 लाख रुपए भी तो मेरी कैपिटल है। तो 50 लाख रुपए का अगर स्टॉक भर के रखा है तो हर साल 50 लाख रुपए पे ब्याज का नुकसान भी तो हो रहा है, तो ये भी क्या है? कैरिंग कॉस्ट। तो बेटा ये जो ब्याज का नुकसान है ये भी मेरी क्या है? कैरिंग कॉस्ट। कुल मिलाकर गोडाउन में आपके जितने भी खर्चे लग रहे हैं वो सब आपकी कैरिंग कॉस्ट है। क्लियर? अच्छा अब मुझे सोच के बताना,
सोच के जवाब दो। अगर आप एक बार में ज्यादा रॉ मटेरियल मंगवाओगे तो आपको बड़ा गोडाउन लेना पड़ेगा, और बड़ा गोडाउन लोगे तो क्या आपकी कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी? हाँ कि ना? अगर एक बार में 10,000 किलो रॉ मटेरियल मंगवाते हो तो छोटे गोडाउन से काम चल जाएगा, और एक बार में 50,000 किलो मंगवाओगे तो आपको बहुत बड़ा गोडाउन लेना पड़ेगा, बहुत ज्यादा कैपिटल उलझ जाएगी, बहुत ज्यादा ऑब्सोलिसेंस और ब्रेकेज का नुकसान भी बढ़ जाएगा। बोलो हाँ कि ना? है ना? तो आप मुझे बताइए कि आपकी कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी? पक्की बात। इसका मतलब ऑर्डर क्वांटिटी अगर बड़ी है तो परचेज कॉस्ट कम हो जाती है, ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हो जाती है, लेकिन कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाती है। पक्की बात। हम ऐसी क्वांटिटी का ऑर्डर करते हैं जहां पर इन तीनों का टोटल मिनिमम आए। अरे सुना क्या? हम उतनी क्वांटिटी एक बार में खरीदते हैं जितनी क्वांटिटी खरीदने से इन तीनों कॉस्ट का टोटल मिनिमम आए, और उसी क्वांटिटी को बोलते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, लिखिए फटाफट से। इफ वी ऑर्डर higher quantity in one time, then we will have to store a larger quantity. We will have to store a larger quantity. हमें ज्यादा क्वांटिटी स्टोर करनी पड़ेगी, ड्यू टू विच our carrying cost will also be higher. तो बेटा हमारी जो कैरिंग कॉस्ट है वो कैरिंग कॉस्ट भी क्या हो जाएगी? ज्यादा। बेटा हमारी जो कैरिंग कॉस्ट है वो कैरिंग कॉस्ट भी क्या हो जाएगी? ज्यादा। अब सोचो, ज्यादा क्वांटिटी ऑर्डर करने पर परचेज कॉस्ट कम हो जाएगी, ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हो जाएगी, पर कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। अब हमें इन तीनों खर्चों के बीच में एक ऐसा तालमेल बिठाना है कि हम ऐसी क्वांटिटी का ऑर्डर करें कि जिसमें तीनों का टोटल मिनिमम आ जाए। तो बेटा उसी को क्या बोलेंगे? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। क्लियर है बात? सुनो, वी ऑर्डर such a quantity, we order such a quantity at which we will have lowest total cost of the above three expenses, at which we will have lowest total cost of above three expenses. Such order quantity is called इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। और बेटा ऐसी ऑर्डर क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। बेटा सिंपल लॉजिक है, बहुत आसान सा लॉजिक है कि भैया अगर आप ज्यादा क्वांटिटी का ऑर्डर करोगे तो रॉ मटेरियल कॉस्ट गिरेगी, ऑर्डरिंग कॉस्ट गिरेगी, लेकिन कैरिंग कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट बढ़ जाएगी। अब आप इन तीनों कॉस्ट के बीच में एक तालमेल बिठाओ और एक ऐसी क्वांटिटी डिसाइड करो कि जिस क्वांटिटी का ऑर्डर करने पर आपकी ये टोटल कॉस्ट कम से कम आए। उसी को क्या बोलेंगे? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। एक बात ध्यान रखना, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को रीऑर्डर क्वांटिटी भी बोलते हैं। बेटा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को
रीऑर्डर क्वांटिटी भी बोलते हैं। लिख लीजिए, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी और रीऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है। लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि सर आपने ये तो समझा दिया कि 3 खर्चे हैं, हमें तीनों खर्चों का टोटल मिनिमाइज करना है, एंड दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। पर सर ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी डिसाइड कैसे करते हैं वो बताओ। तो बेटा यहां पर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को डिसाइड करने के 2 मॉडल्स हैं, 2 मॉडल्स हैं। पहला है स्टेडी स्टेट मॉडल और दूसरा है चेंजिंग स्टेट मॉडल। सर इसका मतलब क्या है? बेटा स्टेडी स्टेट मॉडल वहां लगता है जहां रॉ मटेरियल का सप्लायर आपको डिस्काउंट ना दे रहा हो, और चेंजिंग स्टेट मॉडल वहां लगता है जहां रॉ मटेरियल का सप्लायर आपको डिस्काउंट दे रहा हो। मतलब जैसे रॉ मटेरियल के सप्लायर ने आपको बोल दिया कि भाई साहब एक बार में कितना भी खरीद ले, मैं 1 रुपए का डिस्काउंट नहीं करूंगा, तो वहां पे आपको लगाना है स्टेडी स्टेट मॉडल। और अगर रॉ मटेरियल का सप्लायर आपको टेबल बना के दे दे, देखो भैया इतना ऑर्डर करोगे तो इतना डिस्काउंट, इतना ऑर्डर करोगे इतना डिस्काउंट, इतना ऑर्डर करोगे इतना डिस्काउंट, तो अगर उसने आपको ऑर्डर पे डिस्काउंट ऑफर कर दिया तो वहां पर आपको लगाना है चेंजिंग स्टेट मॉडल। आ रही है मेरी बात समझ में? लिखिए, there are 2 methods for calculating economic order quantity। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालने के 2 मेथड हैं। पहला स्टेडी स्टेट मॉडल और दूसरा है चेंजिंग स्टेट मॉडल। बेटा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालने के 2 तरीके चलते हैं, स्टेडी स्टेट मॉडल और चेंजिंग स्टेट मॉडल। सर किसके क्वेश्चन ज्यादा आते हैं? दोनों के क्वेश्चन बहुत आते हैं। अच्छा, स्टेडी स्टेट मॉडल कब लगाना है? जब रॉ मटेरियल का सप्लायर डिस्काउंट ना दे रहा हो, और अगर डिस्काउंट दे रहा है तो चेंजिंग स्टेट मॉडल। पहला स्टेडी स्टेट मॉडल। स्टेडी स्टेट मॉडल, हाँ जी सुने, दिस मेथड इज एप्लीकेबल when no discount is offered by raw material supplier। बेटा ये मेथड आप तभी लगा सकते हैं जब रॉ मटेरियल के सप्लायर के द्वारा कोई डिस्काउंट ऑफर न किया जाए। रॉ मटेरियल का सप्लायर अगर कोई डिस्काउंट ऑफर नहीं कर रहा तो आप ये तरीका लगा सकते हो। इन दिस मेथड इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, बेटा अब इसे शॉर्ट में लिखेंगे EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी is calculated by the following formula। बेटा इस मेथड में इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी डायरेक्टली फॉर्मूला लगा के निकाली जा सकती है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज इक्वल्स टू 2RO अपॉन C, और बेटा ये पूरा किस में है? ये ध्यान रखना, ये पूरा अंडर रूट में है। हाँ जी, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला है 2RO अपॉन C, और ये पूरा का पूरा किस में है? अंडर रूट में। बच्चे बोलते सर ये 3 अक्षर का फॉर्मूला 2RO अपॉन C, हाँ इतना सा फॉर्मूला। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर मैं इस फॉर्मूला के ऊपर सवाल बनाना चाहूं तो मैं करीब 27 तरह के सवाल इसके ऊपर बना सकता हूं।
मैं इसके ऊपर 27 तरह के सवाल बना सकता हूं, इवन दो इतना डेप्थ तुम्हारे लेवल पे एक्सपेक्टेड नहीं है, लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कि ये जो फॉर्मूला आपको इतना मामूली सा फॉर्मूला लग रहा है, इसके ऊपर बहुत सारे सवाल बनते हैं, ठीक है। और वो बहुत सारे तरह के सवाल हम लोग डिस्कस करेंगे। इस पर मैं 27 तरह के सवाल बना पाता हूं, लेकिन आप लोगों के एग्जाम में 7-8 तरह के सवाल ही पूछे जाते हैं, हम उतना ही कवर करेंगे, क्योंकि अननेसेसरी बहुत ज्यादा कवर करने का भी हमें फायदा नहीं होता है, ठीक है। अब आप यहां पे मुझसे पूछेंगे सर यहां आर का मतलब क्या है, ओ का मतलब क्या है और सी का मतलब क्या है, सर ये बताओ। तो सुनो राजा, इनके मतलब, आर का मतलब होता है एनुअल रिक्वायरमेंट, एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल इन यूनिट्स, एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल इन यूनिट्स, ठीक है बेटा, एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल इन यूनिट्स। इस शब्द में बड़ी गहराई है, वो अभी मैं थोड़ी देर रुक के समझाता हूं। ओ का मतलब है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। और बेटा सी का मतलब है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। हाँ जी बेटा, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। हाँ जी बेटा, तो यहां पे आर का मतलब है एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल इन यूनिट्स, ओ का मतलब है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर और सी का मतलब है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। लेकिन बेटा आपको इन सभी शब्दों में कुछ खास बातें ध्यान रखनी है जो मैं आपको समझा दूं। देखो बेटा, वैसे तो बहुत सारी बातें और मैं बताऊंगा। सबसे पहली बात बेटा, आपको यह समझना है कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हमेशा उस चीज की निकलती है जो आप खरीदते हो, ठीक है। इधर सुनना मेरी बात को, मैंने आपको कहा साहब मैं टीवी बनाता हूं, सुनो ना, मैंने कहा मैं टीवी बनाता हूं और मेरे टीवी की डिमांड 10,000 यूनिट की है साल भर में, ठीक है। मैंने कहा साहब मैं टीवी बनाता हूं और मेरे टीवी की बाजार में डिमांड कितनी है, 10,000 यूनिट सालाना की। तो आप मुझे बताइए एनुअल रिक्वायरमेंट आर कितना है? हाँ जी, आर कितना है? आप बोलेंगे सर आर 10,000 यूनिट्स है, और मैं आपको बोलूंगा नहीं, गलत जवाब। समझो, आप टीवी बेचते हो, खरीदते नहीं हो, ठीक है। तो आप ये ध्यान से समझो, यहां इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी रॉ मटेरियल की होती है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी उस चीज की होती है जिसे आप खरीद रहे हो, ना कि वो जिसे आप बेच रहे हो। समझो, अब इस टीवी को बनाने में मान लो मेरे को पिक्चर ट्यूब लगती है, मेरे को पिक्चर ट्यूब लगती है, और बेटा पिक्चर ट्यूब लगती है मेरी 8,000। तो ध्यान रखना एनुअल रिक्वायरमेंट क्या है, 8,000, क्योंकि बेटा टीवी आप बेचते हो, पिक्चर ट्यूब आप खरीदते हो। तो ध्यान रखना जो चीज खरीदोगे उसी की तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकलेगी। अच्छा बेटा, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मतलब क्या होता है, एक बार में कितनी क्वांटिटी खरीदें। तो बेटा एनुअल रिक्वायरमेंट भी तो उसी चीज की लोगे जो खरीदनी है। अच्छा एक बात तुम मुझे बताओ, तुम साइकिल बनाते हो और साइकिल बनाने के लिए तुम टायर खरीदते हो। अब मैंने बोला भाई साहब साल भर में 20,000 साइकिल बेचते हैं, बताओ आर कितना, 40,000। सर 40,000 कैसे?
एक साइकिल में 2 टायर लगते हैं। मैंने बोला एक साइकिल में 2 टायर लगते हैं बच्ची, मतलब ये भी सोचने वाली बात है। अब एक बात मुझे बताओ, अगर मैं साइकिल बेचता हूं तो एक साइकिल बनाने के लिए मुझे 2 टायर लगते हैं, 2 टायर लगते हैं, मतलब 20,000 साइकिल बनाने के लिए मेरे को 40,000 टायर लगेंगे। तो आप मुझे बताइए मैं खरीदूंगा क्या, साइकिल या टायर? टायर। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी किसकी निकलेगी? टायर की। तो एनुअल रिक्वायरमेंट भी किसकी लेनी है? टायर की। तो ध्यान रखना बेटा, सवाल को सॉल्व करते टाइम हमेशा पहचानना कि क्वेश्चन में प्रोडक्ट के बारे में बोल रहा है या रॉ मटेरियल के बारे में बोल रहा है। ध्यान रखना तुम्हें हमेशा रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट लेनी है। क्लियर है मेरी बात? लिखें, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी is always calculated for something which we purchase। सर आपने ऐसा क्यों नहीं लिख देते रॉ मटेरियल? नहीं यार, कई लोग ट्रेडर भी होते हैं, वो टीवी खरीद के टीवी बेचते हैं। अब यार ट्रेडर जो है, जो बनाता नहीं है, वो तो टीवी खरीद रहा है, टीवी बेच रहा है, तो उसके लिए तो खरीदने वाली चीज क्या है? टीवी। तो उसके लिए तो एनुअल रिक्वायरमेंट टीवी होगा ना। इसलिए मैंने यहां पे लिखा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज ऑलवेज कैलकुलेटेड फॉर समथिंग विच वी परचेज, जो खरीदते हैं। देयरफॉर एनुअल रिक्वायरमेंट is to be taken of only that item which we have to purchase, ठीक है, which we have to purchase। अब मैं एग्जाम्पल समझा रहा हूं। For example, we manufacture and sell shirts। बेटा मैं शर्ट बना के बेचता हूं, for which we purchase क्लोथ। बेटा मैं शर्ट सिलता हूं और बेचता हूं, और इसके लिए मैं खरीदता क्या हूं? कपड़ा। हियर डिमांड ऑफ शर्ट्स इज नॉट आवर एनुअल रिक्वायरमेंट। बेटा जो शर्ट की डिमांड है, वो मेरी एनुअल रिक्वायरमेंट नहीं है, बट रिक्वायरमेंट ऑफ क्लोथ इज आवर एनुअल रिक्वायरमेंट फॉर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो बेटा ध्यान रखना, शर्ट की जो डिमांड है ना, वो मेरी एनुअल रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि मैं शर्ट की इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी नहीं निकाल रहा, मैं क्लोथ की इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकाल रहा हूं। तो मुझे क्लोथ की जितनी आवश्यकता है वो मेरी एनुअल रिक्वायरमेंट मानी जाएगी। क्लियर है बात? नंबर 2, कभी कभार बेटा सवाल बनाने वाला, प्लीज 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 इधर सुनो बेटा, सवाल बनाने वाला जो है ये बड़ी चालाकी लगाता है। चालाकी क्या करता है? ये तुमको बता देता है सब कि जो मेरा प्रोडक्ट है
ये मैं बेचूंगा कितना, 10,000 यूनिट। मैं चाहता हूं क्लोजिंग स्टॉक कितना रहे, 2,000 यूनिट, और मेरे पास ओपनिंग स्टॉक रखा है 1,000 यूनिट। और मैं आपको बता दूं हर यूनिट बनाने में मेरा रॉ मटेरियल लगता है 2 किलो। हर एक यूनिट बनाने में रॉ मटेरियल कितना लगता है, 2 किलो। डन। अरे एक मिनट इधर सुनना, बालको सुनो। अब आपको यहां पे प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दे दी, आपको यह बता दिया एक यूनिट बनाने में 2 किलो रॉ मटेरियल लगता है। अब आप लोग इतना तो समझ ही चुके हो कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी उस चीज की निकालते हैं जो चीज आपको खरीदनी है। दैट मींस इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आपको निकालनी है रॉ मटेरियल की, लेकिन रॉ मटेरियल खरीदना कितना है वो आपको मालूम ही नहीं है। अब क्या करूं, सुनो। यदि 10,000 यूनिट बेचने के बाद 2,000 यूनिट का क्लोजिंग स्टॉक रखना है, दैट मीन्स तुमको टोटल 12,000 यूनिट चाहिए। 12 में से 1,000 यूनिट तुम्हारे पास रखी है, तो बताओ तुम इस साल प्रोडक्शन कितना करोगे, 11,000 यूनिट का। और 11,000 यूनिट का प्रोडक्शन करोगे और हर यूनिट के प्रोडक्शन में 2 किलो रॉ मटेरियल लगता है, तो बेटा तुमको रॉ मटेरियल चाहिए कितना, 22,000 किलो। तो तुमको इस साल 22,000 केजी रॉ मटेरियल चाहिए, तो तुम्हारी एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी है, 22,000 केजी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इसके मुताबिक निकलेगी। बेटा आप मुझे जल्दी से बताओ, बात समझ में आ रही है? तो अगर क्वेश्चन में बजटेड सेल, बजटेड क्लोजिंग स्टॉक और बजटेड ओपनिंग स्टॉक दे दे प्रोडक्ट का, तो पहले आप बजटेड प्रोडक्शन निकालना, जैसा हमने प्रोडक्शन बजट में पढ़ा था, उससे बजटेड कंजम्पशन निकालना जो हमने रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट में पढ़ा था, और फिर उसे एनुअल रिक्वायरमेंट मानकर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकाल देना। देखो मैंने क्या किया, पहले प्रोडक्शन बजट बनाया, इंटू 2 kg करके कंजम्पशन बजट बनाया, और कंजम्पशन बजट से मेरे को एनुअल रिक्वायरमेंट मिल गई, जिससे मैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकाल दूंगा। नहीं आ रहा समझ में? पॉइंट समझ में आ रहा है? वैसे मैं तुमको बता दूं, बजटरी कंट्रोल में तुमने ये वाला पॉइंट किया है, याद करो। बजटरी कंट्रोल में अपन ने ये वाला फॉर्मूला लगाकर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकाली थी एक सवाल में, उसमें यही तो था। पहले आपने प्रोडक्शन बजट बना के बजटेड प्रोडक्शन निकाला, फिर आपने कंजम्पशन बजट बना के रॉ मटेरियल कंजम्पशन निकाला, उसे एनुअल रिक्वायरमेंट लेकर आपने इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकाल दी थी, याद है आपको? वही तो बोल रहा हूं यहां पे। If question has given information, if question has given information about production budget and रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट, हाँ जी। इफ क्वेश्चन हैज गिवन इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्शन बजट एंड रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट, देन प्रिपेयर प्रोडक्शन बजट to calculate budgeted production, to calculate budgeted production on the basis of which we will get budgeted raw material consumption, we will get budgeted raw material consumption
which will be taken as annual requirement। और बेटा मैं इसी को एनुअल रिक्वायरमेंट मानूंगा। बेटा जल्दी से बताओ, मैं इसी को क्या मानूंगा? एनुअल रिक्वायरमेंट। पक्की बात? अच्छा, तीसरी बात ये ध्यान रखना बेटा, कभी कभार ऐसा होता है कि आपको ऑर्डरिंग कॉस्ट कई टुकड़ों में देगा, जैसे लोडिंग अलग दे दिया, अनलोडिंग अलग दे दिया, ट्रांसपोर्टेशन अलग दे दिया। तो घबराना मत, आपको ऑर्डरिंग कॉस्ट अगर टुकड़ों में दे रखा है तो आप ऑर्डरिंग कॉस्ट को सारे टुकड़े जोड़ लेना। इसी तरीके से कभी कभार कैरिंग कॉस्ट भी टुकड़ों में देता है, जैसे आपको स्टोरेज कॉस्ट बता देगा, इंटरेस्ट का नुकसान बता देगा, ऑब्सोलेसेंस बता देगा, अलग अलग, तो आप सबको जोड़ देना। तो अगर आपको ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर या फिर कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम अगर आपको टुकड़ों में दे रखा है तो आप सारे टुकड़े जोड़कर आप कंसोलिडेटेड अमाउंट निकाल लेना। ठीक है, पक्की बात? लिखिए, इफ question has given ordering cost, if question has given ordering cost or carrying cost in multiple parts, then all the parts will be added together. All the parts will be added together to get full ordering cost per order। तो बेटा इससे अपने को ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर पूरी मिल जाएगी एंड फुल कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम मिल जाएगी। तो बेटा अगर आपको ऑर्डरिंग कॉस्ट टुकड़ों में दे रखी है या आपको कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम टुकड़ों में दे रखी है, 3-4 टुकड़ों में दे रखे, सबको जोड़कर एक कर लेना। ठीक है, एक आखिरी बात या फिर सेकंड लास्ट बात मान लेते हैं। एक बात का ध्यान रखना कि अगर आपको कभी भी क्वेश्चन में कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज में दे रखी हो, कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज में दे रखी हो, तो याद रखना ये हमेशा परचेज प्राइस पे निकलती है। ठीक है, जैसे रॉ मटेरियल की परचेज प्राइस पर यूनिट है 50 रुपए और मैंने बोला आपकी कैरिंग कॉस्ट 10% है, तो 10% किसका? 50 रुपए का। ठीक है, if carrying cost is given in percentage, then it will always be calculated ऑन परचेज प्राइस। तो बेटा ध्यान रखना, अगर कैरिंग कॉस्ट आपको परसेंटेज में दे रखी है तो ध्यान रखना ये कैरिंग कॉस्ट हमेशा और हमेशा परचेज प्राइस पर यूनिट पे ही कैलकुलेट होगी। जो आपकी परचेज प्राइस है उस पर कैलकुलेट होगा 10%, तो 50 का 10% हो जाएगा 5 रुपए। आपकी कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम कितनी होगी? 5 रुपए। क्लियर है मेरी बात? हाँ जी, मेरी बात क्लियर है? अच्छा, अब मेरे को एक भयंकर लॉजिक वाले पॉइंट को डिस्कस करना है। डिस्कस करूं? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और 5-7 मिनट लगेंगे समझने में। समझाऊं? एक बात मुझे जल्दी से ये बताओ, इस फॉर्मूले में क्या है? आर का मतलब क्या है? एनुअल रिक्वायरमेंट इन यूनिट्स। जैसे मुझे साल भर में रॉ मटेरियल चाहिए 1 लाख केजी, तो आर का मतलब है 1 लाख केजी। ओ का मतलब है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर,
और सी का मतलब है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। ठीक है, आपने नोटिस किया इस पूरे फॉर्मूला में परचेज प्राइस कहीं काम ही नहीं आ रही बेटा। आप जितनी ज्यादा क्वांटिटी परचेज करोगे, रॉ मटेरियल का सप्लायर आपको डिस्काउंट देगा, आपकी परचेज प्राइस कम हो जाएगी। ठीक, लेकिन इस फॉर्मूला में कहीं पर भी परचेज प्राइस का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। मतलब ये फॉर्मूला परचेज प्राइस पर यूनिट में दिमाग ही नहीं लगा रहा। ध्यान से देखो, इस फॉर्मूला में रॉ मटेरियल की परचेज कॉस्ट को मिनिमाइज करने का प्रयास ही नहीं हो रहा है। अरे समझ रहे हो क्या? इस फॉर्मूला को देखो, इस फॉर्मूला में परचेज प्राइस पर यूनिट कहीं है ही नहीं। इसका मतलब इस फॉर्मूला में परचेज प्राइस को कम, परचेज कॉस्ट को कम करने का प्रयास ही नहीं किया जा रहा है। क्यों? बताता हूं, ध्यान से देखो। आपने यहां कुछ लिखा है, यह मेथड तभी काम करता है जब रॉ मटेरियल का सप्लायर कोई डिस्काउंट ऑफर नहीं कर रहा। इसका मतलब रॉ मटेरियल के सप्लायर ने बोल दिया तू चाहे 1 किलो ले ले, चाहे 1 लाख किलो ले ले, तेरे को इतने का ही दूंगा। तो आप मुझे बताइए, अगर रॉ मटेरियल का सप्लायर अगर आपको कोई डिस्काउंट नहीं दे रहा, इसका मतलब आप परचेज कॉस्ट को तो चेंज कर ही नहीं सकते। अरे हाँ कि ना? अगर रॉ मटेरियल के सप्लायर ने बोल दिया भाई 100 रुपए किलो है, तू कितने भी किलो ले ले, मैं 100 रुपए का ही दूंगा। तो अब आपको 1 लाख किलो अगर साल भर में खरीदना है और 100 रुपए किलो का ही मिलेगा, तो तुम एक बार में कितना भी मंगवा लो, लेकिन तुम्हारी परचेज कॉस्ट 1 करोड़ की होगी। इसका मतलब अगर रॉ मटेरियल के सप्लायर ने डिस्काउंट देने से मना कर दिया, तो रॉ मटेरियल की परचेज कॉस्ट कम हो ही नहीं सकती। और परचेज कॉस्ट अगर कम नहीं हो सकती, तो उसको कम करने का प्रयास भी नहीं करना है। और उसको कम करने का प्रयास नहीं करना, इसीलिए देख लो इस फॉर्मूला में कहीं पर भी परचेज प्राइस काम नहीं आ रही। नहीं आ रहा समझ में? मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? यहां पे समझ में आ रहा है बेटा? एक बात मुझे बताओ, रॉ मटेरियल के सप्लायर ने अगर डिस्काउंट देने से मना कर दिया, तो रॉ मटेरियल की परचेज कॉस्ट कम हो ही नहीं सकती। और कम हो ही नहीं सकती तो फिर कम करने का प्रयास भी मत करो। और इसीलिए देख लो इस फॉर्मूला में कहीं पर भी परचेज प्राइस या परचेज कॉस्ट का जिक्र नहीं हो रहा है, क्योंकि हम यहां पे परचेज कॉस्ट को कम करने का प्रयास नहीं कर रहे, क्योंकि वो संभव ही नहीं है, क्योंकि डिस्काउंट ऑफर ही नहीं हो रहा। हमें समझा क्या? इसका मतलब ये हुआ क्या कि स्टेडी स्टेट मॉडल में परचेज कॉस्ट इररेलेवेंट है। यार समझ में? एक बात मुझे बताओ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्यों डिसाइड कर रहे हो? अपनी लागत कम करने के लिए। पर जो लागत कम ही नहीं हो सकती, उसमें दिमाग लगाना बेकार है। और इसी वजह से हम परचेज कॉस्ट में दिमाग नहीं लगा रहे। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि यहां परचेज कॉस्ट इररेलेवेंट है? इररेलेवेंट है, मतलब ही नहीं है, दिमाग लगाने से फायदा ही नहीं है उसमें, क्योंकि वो कम हो ही नहीं सकती। हाँ कि ना? तो रेलेवेंट कॉस्ट कौन सी है? सिर्फ ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट। ज्यादा क्वांटिटी ऑर्डर करोगे, ऑर्डर कम होंगे, ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हो जाएगी। लेकिन ज्यादा क्वांटिटी ऑर्डर करोगे तो बड़ा गोडाउन लेना पड़ेगा, कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो आप यहां पे क्या कम कर सकते हो? ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट को कम कर सकते हो। और आप ध्यान से देख लो, आप ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट को ही कम करने का प्रयास कर रहे हो। अरे समझा क्या? आप ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट को ही कम करने का प्रयास कर रहे हो। और बेटा इसलिए हम बोलते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट यहां पर क्या है? रेलेवेंट, क्योंकि हमें उन्हें कम करने का प्रयास करना है। अरे सुना क्या बेटा? एक बात मुझे बताओ, आप यहां क्या कम करने का प्रयास कर रहे हो? कॉस्ट। तो जो कॉस्ट कम हो सकती है सिर्फ उसी में तो दिमाग लगाएंगे, जो कम हो ही नहीं सकती उसमें दिमाग क्यों लगाऊं? तो जो कॉस्ट कम नहीं हो सकती वो मेरे लिए इररेलेवेंट है, मुझे उसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। और जो कॉस्ट कम हो सकती है वो मेरे लिए रेलेवेंट है, उसमें दिमाग लगाने की जरूरत है। तो सुनना, अगर आप स्टेडी स्टेट मॉडल लगा रहे हो और क्वेश्चन आपको बोल दे रेलेवेंट कॉस्ट निकालो, तो ध्यान रखना रेलेवेंट कॉस्ट में सिर्फ ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट ही आएंगे, क्योंकि परचेज कॉस्ट इररेलेवेंट है। बेटा समझा क्या? मेरी बात समझ में आ रही है? फिफ्थ पॉइंट,
in steady state model, in steady state model, raw material supplier is not giving any discount. बेटा स्टेडी स्टेट मॉडल में रॉ मटेरियल का सप्लायर कोई डिस्काउंट नहीं दे रहा. Therefore, it is not possible to generate any savings in purchase cost. तो बेटा परचेज कॉस्ट में किसी भी प्रकार की बचत करना संभव नहीं है. Therefore, purchase cost is irrelevant. Purchase cost is irrelevant in steady state model. तो बेटा ध्यान रखना, स्टेडी स्टेट मॉडल में जो परचेज कॉस्ट है वो क्या रहती है? इररेलेवेंट. और ध्यान से देख लो, इसीलिए फॉर्मूला में भी परचेज प्राइस का जिक्र नहीं है. बेटा जो कॉस्ट कम हो ही नहीं सकती उसे कम करने का प्रयास भी नहीं करेंगे, और प्रयास नहीं करेंगे तो देख लो फॉर्मूला में कहीं पे भी परचेज प्राइस का जिक्र नहीं हो रहा. क्लियर है मेरी बात? बेटा मेरा पॉइंट समझ में आ गया? तो ध्यान रखना, परचेज कॉस्ट क्या है? इररेलेवेंट. ठीक है. वैसे अभी इसमें सिखाने के लिए और बहुत सारी बातें हैं, लेकिन वो सारी बातें मैं तुम्हें सिखाऊंगा एग्जाम्पल के साथ. ठीक है. आप मुझे बताइए जल्दी से, ये वाली बातें आपको समझ में आई जितना मैंने लिखा? एक बार अपन रटेंगे नहीं, अपन एक बार दोबारा रिवाइज करेंगे. फटाफट से मुझे बताइए, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आपको क्या सिखाता है कि भैया अगर तुम्हें किसी फैक्ट्री में नौकरी लगा दी जाए तो तुम्हें वहां जाकर के डिसाइड करना पड़ेगा कौन सा रॉ मटेरियल एक बार में कितना खरीदना है. जैसे मम्मी चावल मंगवाती है 2 किलो, चाय मंगवाती है 1 किलो, और चीनी मंगवाती है 10 किलो, और घी मंगवाती है 2 किलो, तेल मंगवाती है 5 किलो. इसका मतलब मम्मी ने हर एक रॉ मटेरियल की क्वांटिटी तय कर रखी है. वैसे तुम्हें भी फैक्ट्री में जाते ही तय करना पड़ेगा कि कौन सा रॉ मटेरियल कितनी क्वांटिटी में खरीदा जाए कि हमारी टोटल रॉ मटेरियल कॉस्ट कम से कम आए. इसी को बोलते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. अब सिंपल सी बात है, आप ही ध्यान रखना, रॉ मटेरियल खरीदते टाइम 3 तरह का खर्चा होता है. एक परचेज कॉस्ट, मतलब वो पैसे जो आप सप्लायर को दे रहे हो इंक्लूडिंग टैक्स. दूसरा ऑर्डरिंग कॉस्ट, मतलब ऑर्डर बुक कराने से लेकर डिलीवरी अपने गोडाउन में उतारने तक जितना भी खर्चा लग रहा है वो सब ऑर्डरिंग कॉस्ट है. और बेटा गोडाउन में जो स्टोरेज का खर्चा लग रहा है वो सारा कैरिंग कॉस्ट है. अब तुम अगर ज्यादा क्वांटिटी ऑर्डर करोगे तो डिस्काउंट मिलेगा, परचेज कॉस्ट कम हो जाएगी. ज्यादा क्वांटिटी ऑर्डर करोगे तो तुम्हें साल में ऑर्डर कम करने पड़ेंगे, ऑर्डर कम बार करोगे तो ऑर्डरिंग कॉस्ट भी कम हो जाएगी. अरे भैया जब माल कम बार मंगवाओगे तो ट्रक वाले के पैसे भी तो कम लगेंगे. लेकिन अगर तुम एक बार में ज्यादा रॉ मटेरियल मंगवाओगे तो तुम्हें बड़ा गोडाउन लेना पड़ेगा और तुम्हारी कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी. हम इन तीनों कॉस्ट के बीच में ऐसा तालमेल बिठाते हैं कि उतनी क्वांटिटी का ऑर्डर करें कि टोटल कॉस्ट कम से कम आए. उसी को हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को निकालने के हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने 2 तरीके बना रखे हैं. 2 तरीके क्या? एक स्टेडी स्टेट मॉडल, दूसरा चेंजिंग स्टेट मॉडल. आप बोलेंगे सर ये क्या है? बेटा स्टेडी स्टेट मॉडल वहां पे लगाते हैं जहां रॉ मटेरियल का सप्लायर हमें कोई डिस्काउंट ऑफर नहीं करता. तो रॉ मटेरियल के सप्लायर ने अगर मना कर दिया कि भैया कितना भी खरीदो, जितनी तुम्हारी मर्जी उतना खरीद लो, मैं 1 रुपए का भी डिस्काउंट नहीं दूंगा, तो वहां पर कौन सा मेथड लगेगा? स्टेडी स्टेट मॉडल. स्टेडी स्टेट मॉडल में इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी सीधे फॉर्मूला लगा के निकाली जा सकती है, और फॉर्मूला है 2RO/C, और ये पूरा अंडर रूट में है. 2RO/C पूरा अंडर रूट में. सर आर का मतलब होता है एनुअल रिक्वायरमेंट इन यूनिट्स. ओ का मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर. सी का मतलब है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम. अरे बेटा समझा क्या?
इधर बाल को समझा क्या तुमने? समझ में आई बात? अब सुनो, यहां पर एक बात की बड़ी सावधानी रखनी है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हमेशा उस चीज की निकालते हैं जो तुम खरीद रहे हो। तो हमेशा ध्यान रखना, सवाल में बहुत बार कंफ्यूज करने के लिए दोनों दे देता है। मतलब जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हो उसकी डिमांड भी दे देगा और जो रॉ मटेरियल है उसकी रिक्वायरमेंट भी दे देगा। और बच्चा क्या करता है? बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। बच्चा क्या करता है? वो बच्चे जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं, वो प्रोडक्ट की डिमांड को एनुअल रिक्वायरमेंट समझ के ले लेते हैं। तो एक बात को समझो यार, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी उस चीज की क्वांटिटी है जो आप खरीदते हो। तो एनुअल रिक्वायरमेंट भी उसी चीज के लेना जो आपको खरीदनी है। ठीक है, मेरी बात आ रही है समझ में? मेरी बात समझ में आ रही है? अगर आप टीवी खरीदते हो और टीवी बेचते हो तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के लिए आर क्या होगी? एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ टीवी, क्योंकि तुम टीवी खरीद रहे हो। लेकिन मान लो अगर तुम टीवी बनाने का सामान खरीदते हो और टीवी बना के बेचते हो तो तुम्हारे लिए एनुअल रिक्वायरमेंट किस चीज की लोगे? जो रॉ मटेरियल खरीद रहे हो उसकी, पिक्चर ट्यूब, आईसी, बॉक्स, उन सब की। अरे समझा क्या? मेरी बात समझ में आ रही है? इधर 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 देखो, इधर इधर मेरी तरफ देखो। समझ में आ रही है बात तुमको? अच्छा, फिर उसके बाद में बेटा मैंने आप लोगों को एक पॉइंट लिखवाया कि अगर आपको क्वेश्चन में ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट जो है वो कभी कभार आप लोगों को टुकड़ों में भी दे देता है। तो आपको ऑर्डरिंग कॉस्ट कई टुकड़ों में देगा, सारे टुकड़े जोड़कर एक कर लेना। कैरिंग कॉस्ट आपको कई टुकड़ों में दे सकता है, सारे टुकड़े जोड़कर एक कर लेना। और वो जोड़कर फिर आपको यहां पर लेनी है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालने के लिए। बेटा जल्दी बताओ, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? चले आगे, चलो। अब इसके बाद में फिर मैंने आप लोगों को एक और बात यहां पे समझाई कि अगर क्वेश्चन में कभी भी कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज में दे रखी है तो ध्यान रखना वो हमेशा परचेज प्राइस पे ही निकलेगी। और एक मैंने आपको यहां पे बताया कि स्टेडी स्टेट मॉडल में रॉ मटेरियल का सप्लायर अपने को कोई डिस्काउंट नहीं दे रहा, इसका मतलब परचेज कॉस्ट को बचाना संभव नहीं है। तो परचेज कॉस्ट हमारे लिए इररेलेवेंट है और इसीलिए देख लो फॉर्मूला में कहीं पर भी परचेज कॉस्ट या परचेज प्राइस का इस्तेमाल नहीं किया गया है। अच्छा, कभी कभार बच्चे मुझे बोलते हैं सर आज तक आपने जितना भी पढ़ा है उसमें हर फॉर्मूला का डेरिवेशन समझाया, आपने हर फॉर्मूला बनाने का तरीका समझाया पर इसमें नहीं समझाया। तो मैं आपको बता दूं ये फॉर्मूला जो है ये मैथमेटिकली बना हुआ है, दिखता छोटा सा है पर इसका डेरिवेशन पूरा एक पेज का है और ये डिफरेंशिएशन से बना है। पढ़ा था तुमने? हाँ, तुमने पढ़ा था डिफरेंशियल कैलकुलस। अरे फाउंडेशन में मैथ्स में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या? अच्छा तुम्हारे छुड़वा दिया था। अरे दादा आप हिंदी में ना पूछें डिफरेंशिएशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं हिंदी में डिफरेंशिएशन को? समाकरण। सर मैं लंबे लंबे हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगता हूं, मैं आपको इसका जवाब नहीं दे सकता हूं, ठीक है? चलो जो भी है। अच्छा एक बात मुझे बताइए, हाँ जी, तो भैया डिफरेंशिएशन में तुमने एक चीज पढ़ी थी मिनिमाइज करना। हाँ, तो वो जो डिफरेंशियल कैलकुलस में मिनिमाइज करना सीखते हैं ना, ये उससे बना हुआ है। और भैया सीधी बात है, अपन को मैथ्स नहीं आती है, अपन थे नॉन मैथ्स वाले, तो अपन क्योंकि नॉन मैथ्स वाले थे तो अपन ने तो फाउंडेशन बड़ी मुश्किल से खुद ने क्लियर किया था, अपनी मैथ्स तो बड़ी वीक है। तो अब इसका डेरिवेशन डिफरेंशियल कैलकुलस से कैसे होगा वो अपन करके नहीं बता सकते। ये अकेली ऐसी चीज है पूरी कॉस्टिंग में जो मैं आपको फॉर्मूला बनाना नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि ये मुझे भी नहीं आता। और मुझे क्यों नहीं आता? क्योंकि मुझे डिफरेंशियल कैलकुलस नहीं आता है, ठीक है? अच्छा, कई बच्चे बोलते हैं सर ये 2 कैसे आया? ये बता सकता हूं 2 कहां से आया, वो भी आगे चल के बताऊंगा, अभी नहीं, ठीक है? खैर चलो, अब यहां पे कुल मिलाकर बात यह है कि स्टेडी स्टेट मॉडल का ध्यान रखना। स्टेडी स्टेट मॉडल में इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के निकल जाती है, लेकिन ये ध्यान रखना ये तभी लग सकता है जब रॉ मटेरियल का सप्लायर डिस्काउंट ऑफर ना करे। एक बात समझना, सवालों में बोलेगा रॉ मटेरियल के सप्लायर ने 2% डिस्काउंट ऑफर किया है, जैसे ही डिस्काउंट की बात आए आप समझ जाना अब फॉर्मूला काम नहीं करेगा। क्यों?
क्योंकि ये फॉर्मूला तब तक ही काम करेगा जब तक रॉ मटेरियल के सप्लायर ने डिस्काउंट ऑफर नहीं किया। ठीक है, डन। पर इसमें बहुत सारी चीजें अभी और हैं, लेकिन वो मैं तुम्हें सिखाऊंगा एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, तो आप सभी प्यारे प्यारे से बच्चे अपनी बुक निकालिए और आप सभी बच्चे अपनी बुक में निकाल लीजिए क्वेश्चन नंबर 1। हाँ जी, आप सभी बच्चों के मासूम चेहरे देख के इतना अच्छा लगता है। हाँ जी, मतलब आप लोग पढ़ाई को लेकर के कितने ऊर्जावान हैं। मतलब आप लोग देखो, मैं थक जाता हूं 2 घंटे पढ़ाते ही, लेकिन तुम देखो, तुम लोग थकते ही नहीं हो, है ना। हाँ, तो आप सब लोग निकाल लीजिए बेटा क्वेश्चन नंबर 1। ये लीजिए बेटा, ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों के सामने। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी लोगों के सामने प्रस्तुत है स्क्रीन पर। और सुनिए, देखो, दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। और मैं आपको बता दूं, ये पूरा टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा अगर ये पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, क्योंकि मैंने इस पहले क्वेश्चन में लगभग सारी बातें इनकॉर्पोरेट कर रखी है। ठीक है, यू आर गिवन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। आपको ये जानकारी दी जा रही है, एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल आपकी है 40,000 kg। बेटा आपको पूरे साल भर में, ध्यान से देखो, मैंने बहुत क्लैरिफाइड तरीके से लिखा है, एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, पूरा क्लैरिफाइड लिखा है। रॉ मटेरियल की एनुअल रिक्वायरमेंट आपकी कितनी है? 40,000 kg। क्या ये आर है? हाँ जी। नंबर 2, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर आपकी 100 रुपए की है। इसका मतलब ये हो गया ओ, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। ठीक है, आपको दे रखा है कैरिंग कॉस्ट पर एनम, लेकिन मुझे चाहिए कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। कोई बात नहीं, परचेज प्राइस पर केजी है 100 रुपए। अब आप मुझे बताओ, परचेज प्राइस पर केजी है 100 रुपए और उसकी कैरिंग कॉस्ट है 2%। तो आप मुझे बताइए, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि मेरी कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम 2 रुपए है? बोलो ना बेटा, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि मेरी एनुअल रिक्वायरमेंट 40,000 है, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर 100 रुपए है और मेरी कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम 2 रुपए की है? बोलो ना, समझ में आ रहा है? अब ध्यान से सुनना इस सवाल को। कैलकुलेट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। बेटा जी मैं ये जानना चाहता हूं सर मैं ये जानना चाहता हूं सर, इस सवाल में अभी तक डिस्काउंट के बारे में कुछ नहीं बोला है। सर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कौन से मेथड से निकलेगी? स्टेडी स्टेट मॉडल, मतलब 2RO/C। इसका मतलब सुनो एक मिनट, अगर रॉ मटेरियल की प्राइस 100 रुपए किलो है, इसका मतलब रॉ मटेरियल के सप्लायर ने हमें कोई डिस्काउंट ऑफर नहीं कर रखा। मतलब रॉ मटेरियल के सप्लायर ने बोला भैया तेरे को लेनी है जितनी ले ले, मैं तो 100 रुपए की लगाऊंगा। हाँ कि ना? तो इसका मतलब ये बताओ कि क्या यहां पे परचेज कॉस्ट को कम करना संभव नहीं है? तो क्या यहां पे परचेज कॉस्ट में दिमाग लगाना बेकार है? क्या यहां पे परचेज कॉस्ट हमारे लिए इररेलेवेंट है? तो आप मुझे बताइए यहां पर कौन सा मेथड लगेगा? 2RO/C स्टेडी स्टेट मॉडल। और हम सिर्फ ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट को कम करने का प्रयास करेंगे, हम परचेज कॉस्ट को कम करने का प्रयास नहीं करेंगे। क्लियर है बात? अगली बात सुनो, कैलकुलेट टोटल कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल फॉर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। आपको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की टोटल रॉ मटेरियल कॉस्ट निकालनी है, मतलब परचेज कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, तीनों। सुनो, कैलकुलेट टोटल कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल इफ सेफ्टी स्टॉक इज 100 kg। ये बोल रहा है बताओ अगर सेफ्टी स्टॉक 100 किलो का है तो बताओ हमारी टोटल रॉ मटेरियल कॉस्ट कितनी है? फिर
कैलकुलेट टोटल रेलेवेंट कॉस्ट फॉर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। आपको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की टोटल रेलेवेंट कॉस्ट बतानी है। अब बताओ, परचेज कॉस्ट क्या है? इररेलेवेंट। सिर्फ रेलेवेंट कॉस्ट बतानी है, मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट। समझा क्या? समझा? ओके। कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर्स इन डेज अज्यूमिंग 360 डेज पर एनम। सवाल कह रहा बताओ आप ऑर्डर कितने कितने दिन में करोगे? अगर साल में 360 दिन है, मतलब आपको ऑर्डर्स की फ्रीक्वेंसी बतानी है, मतलब आप कितने दिन में ऑर्डर करते हो ये बताओ। ठीक है। इफ सप्लायर हैज ऑफर्ड 1% डिस्काउंट, सर 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 सप्लायर ने 1% डिस्काउंट ऑफर किया है, डिस्काउंट आ गया, इसका मतलब भाई साहब यहां तक स्टेडी स्टेट मॉडल चल रहा था, अब सप्लायर ने डिस्काउंट ऑफर कर दिया, यहां पे स्टेडी स्टेट मॉडल काम करना बंद कर दिया। अब सुनो, ऑन दी ऑर्डर ऑफ 5000 kg एट अ टाइम, रॉ मटेरियल का सप्लायर बोल रहा भैया 5000 किलो मंगवा ले एक बार में, तुझे 1% डिस्काउंट दूंगा। एडवाइस वेदर दी प्रपोजल शुड बी एक्सेप्टेड और नॉट। बताओ ये प्रपोजल एक्सेप्ट करे या नहीं करे। अब आप समझो, इस वाले सवाल का जवाब स्टेडी स्टेट मॉडल से नहीं देंगे, इस सवाल का जवाब देंगे चेंजिंग स्टेट मॉडल से। अच्छा आगे सुनो, इफ सप्लायर हैज ऑफर्ड डिस्काउंट ऑन अ मिनिमम ऑर्डर ऑफ 1000 kg, इसे करो 10,000 kg। सवाल कह रहा है फाइंड दी मिनिमम डिस्काउंट विच वी शुड आस्क फॉर। सवाल कहता है अगर रॉ मटेरियल के सप्लायर ने बोला कि भैया एक बार में तू 10,000 किलो का ऑर्डर दे, मैं तुझे डिस्काउंट दूंगा, तो बताओ कम से कम कितने रुपए का डिस्काउंट मांगना है? अरे समझा क्या? क्या पूछ रहा है? कम से कम कितना डिस्काउंट मांगना है? भैया जितनी मेरी कॉस्ट बढ़ेगी ना, कम से कम उतना डिस्काउंट तो मांगूंगा। बेटा आ रही है बात समझ में? कम से कम कितना डिस्काउंट मांगू? जितनी मेरी कॉस्ट बढ़ रही है। समझा क्या? लेकिन एक बात मुझे बताओ, क्या ये लास्ट के दोनों सवाल चेंजिंग स्टेट मॉडल के, और ये जो पहले 5 सवाल है ये स्टेडी स्टेट मॉडल के? हाँ जी बेटा ये बताओ, पहले 5 सवाल स्टेडी स्टेट मॉडल के, आखिरी के 2 सवाल चेंजिंग स्टेट मॉडल के। जल्दी से बताओ ये ठीक है क्या? अच्छा, अगर ये ठीक है तो मेरी बात को सुनो। सबसे पहले लिख लो गिवन, आपकी एनुअल रिक्वायरमेंट 40,000 kg की है, आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर 100 रुपए का है, और आपकी कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम परचेज प्राइस का 2% है, मतलब 2 रुपए। आपकी कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम कितनी है? 2 रुपए। परचेज प्राइस का 2% लिया मैंने, ध्यान रखना। कई बच्चे बोलते सर ऑर्डरिंग कॉस्ट का 2% लिया आपने। अरे यार ऑर्डरिंग कॉस्ट भी 100 रुपए ही है, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैंने ऑर्डरिंग कॉस्ट का 2% लिया है, मैंने परचेज प्राइस का 2% लिया है। ठीक, चलो सुनो, आओ बेटा। सबसे पहला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालकर बताओ। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालने का फॉर्मूला है 2RO अपॉन C, और ये पूरा का पूरा अंडर रूट में है। सही बात है? 2 into R into O अपॉन C फुल अंडर रूट। हाँ जी, कितना आ रहा है? 2 into 40,000 into 100 अपॉन 2 अंडर रूट।
2000 kg। बेटा हमारी कैलकुलेशन कहती है कि अगर आप एक बार में 2000 किलो मंगवाओगे ना तो आपकी रॉ मटेरियल कॉस्ट मिनिमम आएगी। ठीक है, पक्की बात। अच्छा, अब दूसरा सवाल ये बड़ा महत्वपूर्ण है आपके समझने के लिए। टोटल रॉ मटेरियल कॉस्ट फॉर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी 2000 kg। बेटा आपसे सवाल कह रहा है टोटल रॉ मटेरियल कॉस्ट निकाल के बताओ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की, मतलब 2000 किलो की। बेटा अब गौर से सुनना, इधर 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 सब लोग पूरा ध्यान लगाओ मेरी तरफ। सबसे पहला यहां पर मैं लूंगा अपनी परचेस कॉस्ट को। किसको ले रहा हूं? परचेस कॉस्ट को। ध्यान से सुनो, एक बार में अगर 2000 किलो भी खरीदा तो भी बेटा साल भर में इस्तेमाल कितना होगा? 40,000 किलो। सुना क्या? अगर तुमने एक बार में 2000 किलो खरीदा तो भी साल भर में इस्तेमाल कितना करोगे? 40,000 kg। और 1 kg आएगा 100 रुपीस का। तो बेटा साल भर में तुम्हारी परचेज कॉस्ट कितनी होगी? 40 लाख। अब एक बात मुझे बताओ, अगर तुम 4000 किलो ऑर्डर करोगे तो भी साल भर में कितना काम में लोगे? 40,000 kg, 100 रुपए किलो आएगा 40 लाख का। अगर तुम एक बार में 5000 किलो खरीदोगे तो भी साल भर में इस्तेमाल तो 40,000 kg होगा, 100 रुपए के हिसाब से 40 लाख का आएगा। एक बार में 10,000 किलो खरीदोगे तो भी तुम साल भर में यूज कितना करोगे? 40,000 kg, 100 रुपीस का आएगा 40 लाख का। इसका मतलब आप देख लो, एक बार में कितनी भी क्वांटिटी मंगवा लो लेकिन आपकी परचेस कॉस्ट 40 लाख ही रहेगी साल भर की, तो ये तो कम नहीं हो सकती ना। इसीलिए इसे मैंने बोला था ये इररेलेवेंट है, इसमें दिमाग लगाना बेकार है। इसको कम तो कर नहीं सकते, इसको बचा तो सकते नहीं है, डिस्काउंट तो मिल नहीं रहा, तो फिर इसमें दिमाग क्यों लगाए? इसीलिए ध्यान से देखो, इस फॉर्मूला में परचेस प्राइस का कहीं पर भी इस्तेमाल नहीं हो रहा। समझ में आ रही बात? अच्छा, अब ध्यान से सुनो। अब यहां पे ये जो पॉइंट मैं समझा रहा हूं इसे केयरफुली सुनो। ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, सुनो सुनो सुनो, ऑर्डरिंग कॉस्ट। एक बात मुझे बताओ, ये बहुत इजी है वैसे। साल भर में 40,000 kg रॉ मटेरियल चाहिए तुम्हें। एक बार में 2000 kg मंगवाओगे तो साल भर में ऑर्डर कितने होंगे? 20 बार। एक बार में 2000 kg मंगवाओगे तो 40,000 kg मंगवाने के लिए साल भर में कितनी बार ऑर्डर होंगे? 20 टाइम्स। एक बार ऑर्डर करने के 100 रुपए लग रहे हैं, तो 20 बार के 2000। सुना क्या? अच्छा, कैरिंग कॉस्ट। अब कैरिंग कॉस्ट का चक्कर है, एक बार में अगर आप 2000 किलो मंगवाओगे तो आपके गोडाउन में हमेशा कितना स्टॉक रहेगा? 2000 किलो। हाँ कि ना? गलत जवाब। आ जाओ, ये पॉइंट तुम्हें सीखना पड़ेगा। लर्निंग पॉइंट। मैंने बोला था ना बेटा, बहुत सारी चीजें मैं आपको सवाल करके एग्जाम्पल के साथ में समझाऊंगा। अब पहली बात सुनो, एक बात मुझे बताओ, ये इस तरह के चार्ट के साथ में आपका काफी भावनात्मक जुड़ाव है। हाँ, ऐसा चार्ट देखते ही आपको मन में खुशी हो जाती है कि कुछ इजी आ रहा है, कुछ याद आ रहा है। कहाँ काम में लिया था अपन ने ऐसा ग्राफ? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में। अच्छा एक बात बताओ, आज मेरे पास जीरो स्टॉक है। आज अगर मैं 2000 किलो का ऑर्डर कर दूं तो मेरे गोडाउन में कितना माल आ जाएगा? डिलीवरी आ जाएगी, और डिलीवरी आते ही मेरे गोडाउन में कितना स्टॉक आ जाएगा? जल्दी बताओ। 2000 kg। ये बताओ 2000 kg मेरे गोडाउन में आएगा
और धीरे 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 रोज मैं रॉ मटेरियल खर्च करूंगा और खर्च करते करते एक दिन स्टॉक कितना हो जाएगा, जीरो। जिस दिन मेरे गोडाउन में स्टॉक जीरो हो जाएगा उस दिन मैं दोबारा से ऑर्डर करूंगा और बेटा दोबारा ऑर्डर किया, डिलीवरी आई और दोबारा स्टॉक कितना हो जाएगा, 2000 kg। लेकिन बेटा धीमे धीमे ये इस्तेमाल होगा, इस्तेमाल होते होते ये एक दिन वापस जीरो हो जाएगा। जिस दिन जीरो होगा दोबारा 2000 किलो का ऑर्डर करेंगे, स्टॉक वापस 2000 किलो पे पहुंच जाएगा। फिर कंज्यूम होते होते जीरो पे आ जाएगा, फिर दोबारा ऑर्डर करेंगे 2000 किलो पे पहुंच जाएगा, फिर जीरो हो जाएगा, फिर ऑर्डर करेंगे 2000 किलो पे पहुंच जाएगा, फिर जीरो हो जाएगा। बोलो हाँ कि ना। इसका मतलब यह हुआ कि अगर तुम दिमाग लगा के देखो तो तुम्हें समझ में आएगा कि पूरे साल भर गोडाउन के अंदर ना तो 0 किलो है ना 2000 किलो है। 0 किलो एक मूवमेंट पे था, ऑर्डर किया, वापस स्टॉक रीफिल हो गया। और आप मुझे बताओ कि हमेशा तुम्हारे गोडाउन में 2000 किलो भी नहीं रहता, हाँ कि ना। 2000 किलो थोड़ी रहता तुम्हारे गोडाउन में। 2000 किलो तो बस तभी होता है जब डिलीवरी आती है, उसके बाद तो घटते 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 जीरो की तरफ जाता है। अरे एक बात मुझे बताओ, मम्मी 2 किलो घी मंगवाती है हर महीने की 1 तारीख को। आज जाकर के देख लो घर में 2 किलो घी होगा क्या? नहीं। अच्छा जितना आज है कल उससे कम होगा, परसों उससे कम होगा, तरसों उससे कम होगा, पर 2 किलो तो नहीं होगा। और लास्ट में जाकर जीरो हो जाएगा, तब मम्मी पापा को बोलेगी पापा फिर दोबारा 2 किलो का डब्बा ले आएंगे। लेकिन फिर घी वापस घटते 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 जीरो हो जाएगा। ऐसे ही चलता है। तो आप ये समझो कि गोडाउन के अंदर ना तो पूरे साल भर 2000 किलो का स्टॉक रहता है ना 0 किलो का स्टॉक रहता है, हमेशा स्टॉक इन दोनों के बीच में रहता है। तो हम ये कहते हैं कि सर ऑन एन एवरेज हमारे गोडाउन में जो रॉ मटेरियल रहता है वो इन दोनों के बीच में कुछ रहता है। बोलो ना। अब आप मुझे बताइए, अगर मैंने कैरिंग कॉस्ट 2000 किलो की लगा दी तो तुम बोलोगे सर 2000 किलो तो गोडाउन के अंदर कभी रखा ही नहीं था साल भर, 2000 किलो थोड़ी था गोडाउन में, फिर आप 2000 किलो की साल भर की कॉस्ट क्यों लगा रहे हो? नहीं समझे मेरी बात को, समझना बेटा, लिखना मत, मैं गलत लिख रहा हूं। अगर मैंने कह दिया जानते हो ये पेन भी मना करने लग जाता है, 2 घंटे पार होते हैं और 2 घंटे पार होते ही ये पेन भी मना करने लग जाता है, नहीं 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 मैं थक गया हूं, अब मेरे को और नहीं काम करना है। हाँ, तुम्हारी अंतरात्मा की आवाज ये पेन सुन लेता, पता तुमको? सुनो इधर ध्यान दो मेरे बालकों। अगर मैं ये कह दूं कि साहब मैं तो 2000 किलो मंगवाता हूं एक बार में, 1 किलो को 1 साल तक गोडाउन में रखने का खर्चा 2 रुपए का है, तो 2000 किलो को रखने का खर्चा 4000 का। अब आप मुझे बोलोगे सर जरा इस ग्राफ को देखो, आपने पूरे साल भर गोडाउन में 2000 किलो नहीं रखा है, और साल भर अगर गोडाउन के अंदर 2000 किलो नहीं रहा तो कैरिंग कॉस्ट भी 2000 किलो पर पूरे साल भर की चार्ज नहीं हो सकती। नहीं आ रहा क्या समझ में? अरे भैया कैरिंग कॉस्ट तो उतने ही यूनिट की लगाओगे ना जितना गोडाउन में रहता है, पर गोडाउन में पूरे साल भर 2000 किलो था क्या? नहीं था ना, तो फिर 2000 किलो की पूरे साल भर की कैरिंग कॉस्ट क्यों लगा सकते हो? नहीं लगा सकते। तो हमारा कॉन्सेप्ट ये कहता है, हमारा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि भैया पूरे साल भर हमारे गोडाउन में ऑन एन एवरेज कितना स्टॉक रहा, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी और जीरो के बीच का। बोलो जल्दी, आप मुझे बताइए कि अगर मैं आपसे पूछूं कि ऑन एन एवरेज मेरे गोडाउन में कितना स्टॉक रहा, तो आप बोलोगे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी प्लस 0/2। अरे सुनो ना, जिस दिन डिलीवरी आएगी उस दिन स्टॉक कितना होगा? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के बराबर, और लास्ट में स्टॉक कितना होगा? 0। तो हमेशा गोडाउन में स्टॉक कितना रहेगा इन दोनों के बीच में? तो आप मुझे बताइए क्या मुझे कैरिंग कॉस्ट
क्या मुझे कैरिंग कॉस्ट इसी पे निकालनी चाहिए? अच्छा, लेकिन बेटा हमने सोचा क्यों ना इस फॉर्मूला को थोड़ा छोटा कर दे, तो हमने बोला इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी प्लस 0/2 क्यों लिखे, ऐसा लिख लेते हैं, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी अपॉन 2 इंटू सी। अरे समझा क्या तुमको? अब तुमको मैं बोला था ना कि 2 कहां से आया, ये वाला 2 है, ये जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी अपॉन 2 किया है ना, यही ये वाला 2 है, डेरिवेशन में यही 2 यहां पहुंचता है। समझ में आ रही बात? आप इतना बुरा मुंह बना के मेरी तरफ क्यों देख रहे हैं? हाँ, ऐसा थोड़ी होता, मैं तो आपको समझा रहा हूं, ठीक है, नहीं मत मानो, नहीं आता 2 वहां पे, ऐसे नाराज हो के मेरी तरफ क्यों देख रहे हो आप तो भैया जल्दी से बताओ, ये समझ में आ रहा है? हमेशा ध्यान रखना कि कैरिंग कॉस्ट हमेशा एवरेज स्टॉक पे लगती है, एंड व्हाट इज एवरेज स्टॉक? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी प्लस 0/2। तो 0 की कोई वैल्यू नहीं है, तो हमने उसे शॉर्ट करके बोल दिया इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी अपॉन 2 इंटू सी। ठीक है, अच्छा, तो बेटा जी यहां पर हमारा फॉर्मूला हो गया इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी अपॉन 2। क्या ये एवरेज स्टॉक हो गया? एक बार में 2000 किलो का ऑर्डर करोगे तो एवरेज स्टॉक होगा 2000 प्लस 0/2। 0 को छोड़ो तो मैंने कर दिया 2000/2 इंटू 2। तो यहां पर हमारी कैरिंग कॉस्ट कितनी आएगी? 2000। और ये लीजिए बेटा, ऐसा करने पर हमारे पास आ जाएगी टोटल रॉ मटेरियल कॉस्ट 40,04,000। तो ये लीजिए बेटा, हमारी जो टोटल रॉ मटेरियल कॉस्ट है वो आ जाएगी हमारी 40,04,000। 40,04,000। ठीक है बेटा, जल्दी से मुझे बताएं, कोई दिक्कत? हाँ जी, कोई दिक्कत? मैं आपको बता रहा हूं, जैसे जैसे क्लास का समय बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे आप लोगों का इंटेलिजेंस लेवल एकदम बिजली की गति से बढ़ता जा रहा है। अब मुझे समझ में आ गया सर, कल वाली बात भी आ गई, जो आप कल पढ़ाने वाले हो ना वो भी आ गया सर, अब बस घर जाने दो हमें। अच्छा, जल्दी से मुझे बताएं, एवरेज स्टॉक वाली बात समझ में आ गई? कैरिंग कॉस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन एवरेज स्टॉक, एंड हाउ डू वी कैलकुलेट एवरेज स्टॉक? ऑर्डर क्वांटिटी अपॉन 2। क्लियर है क्या बेटा? ये ग्राफ से आपको समझ में आया कि कैरिंग कॉस्ट में एवरेज स्टॉक पे निकाल रहा हूं, और एवरेज स्टॉक कैसे निकल रहा है? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी प्लस 0/2। ये ग्राफ बनाया आपने, ये लर्निंग पॉइंट बनाया आपने? हाँ जी, कैलकुलेशन ऑफ कैरिंग कॉस्ट। मैं देख रहा हूँ क्लास में बच्चों की स्पीड में काफ़ी डिफरेंस है। यहाँ बच्चों का ग्राफ नहीं बना, वहाँ पे ग्राफ बन के फूल पत्ती भी चालू हो गई। मतलब बड़ा फर्क है बच्चों की स्पीड में। हो गया? डन? कॉपी कर लिया सबने? ठीक है, इसके बारे में और गहरा डिस्कशन है, लेकिन वो और गहरा डिस्कशन हम लोग करेंगे कल की क्लास में, क्योंकि अब आपके चेहरे मुझे बता रहे हैं कि अब आप मुझे और बर्दाश्त नहीं कर सकते। ठीक है, बाय फॉर नाउ।
मिलेंगे कल।